यो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने अपनी सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को हाइप और सपोर्ट नहीं करते। काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार। अगर व्यूज कम आएंगे तो नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन ही नहीं आता। इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाने के ठीक आधे घंटे बाद मैं सीधे एक होटल रूम रेंट पर लेने भागा और रूम नंबर उसकी बेस्ट फ्रेंड को सेंड कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, फू किंगवांग ने मुझे कसकर गले लगा लिया। एक पल बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर जियांग जियांग किसी और के साथ मुंह काला कर सकती है, तो उसे उसी की भाषा में मजा चखाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैंने भी पूरा दिमाग लगाया था फू किंगवांग को चुनकर, जिससे पंगा लेने की औकात जियांग जियांग के खानदान की भी नहीं थी। दूसरी बार जब फू किंगवांग मेरे सामने आई तो उसने कहा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो हम लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का ट्राई कर सकते हैं। मेरा पहला रिएक्शन तो सीधे मना करने का था, लेकिन अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जियांग जियांग का टेक्स्ट मैसेज टपक गया। मेरी बात नहीं सुन रहा ना? मैं तेरी सोसाइटी के गेट पर बैठी हूं। अगर हिम्मत है तो अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना, वरना मेरे पास तुझे औकात याद दिलाने के 100 तरीके हैं। ये मत सोच कि तूने फू किंग हुआंग का पल्लू पकड़ लिया है तो वो तेरी परवाह करेगी। मिस फू, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आकर बैठना चाहेंगी? जब हम दोनों मेरे घर में घुसे तो वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाई और पूछा, अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? अब मैं मुंह पर तो नहीं कह सकता था कि मैं एक मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता हूं और चाहता हूं कि वो उसे भगा दे। मिस फू, सच सुनना चाहती हैं या झूठ? फू किंगवांग ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा बोलूंगा। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। ठीक इसी टाइम दरवाजे के पास कैबिनेट पर रखा फोन बज उठा। हम दोनों में से किसी का मूड उसे छूने का नहीं था, लेकिन फोन करने वाला हार मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं पहले ही ताड़ गया था कि किसका फोन है। क्या बकवास है। इस मोमेंट पर कोई रुकना नहीं चाहता था। रुकना नामुमकिन था। फू किंगवांग का सब्र जवाब दे गया और उसने हाथ बढ़ाकर सीधे आंसर बटन दबा दिया। आखिरकार फोन उठा ही लिया तुमने। अभी अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि फू किंगहुआंग को घर के ऊपर ले गए। क्या करने के लिए? तुम लोग इतनी देर से ऊपर क्या गुल खिला रहे हो? मैं बता रही हूं, मेरे बिना तुम तांग हुआंग कंपनी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्पीकर फोन ऑन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। उस एकदम शांत कमरे में उसकी आवाज में पूरी नफरत और धमकी साफ गूंज रही थी। मेरा प्रमोशन होना या न होना मेरी खुद की काबिलियत पर डिपेंड करता है, लेकिन उस लड़की में इतनी पावर तो थी कि कंपनी में मेरा जीना हराम कर दे। अब क्या करें? मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा तो था नहीं। फू किंगहुआंग ने मेरे गालों को भींचा और एक कातिलाना स्माइल देते हुए मुझे देखने लगी। उसके लाल होंठ धीरे से मुस्कुराए। उसकी नजरों का वार झेलते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरी छोटी सी चालाकी उसने पकड़ ली है। शेन, थोड़ा फोकस करो। फोन के दूसरी तरफ तो जैसे बारूद फट गया। कार में बैठी जियांग जियांग ने जैसे ही यह बर्फीली आवाज सुनी, डर के मारे फौरन फोन काट दिया। क्या फट्टू है। फू किंग हुआंग का सामना करने की औकात नहीं है इसकी। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। बड़े हो गए हैं तो अपने फैसलों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। पछताने से कुछ नहीं होगा। जब फू किंगहुआंग बाथरूम से बाहर आई तो उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। मेरा इस्तेमाल करके कैसा लगा? मैं एकदम सुन। मैंने मौन व्रत धारण कर लिया। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ता देती हूँ। उम्मीद है मुझे ऐसा जवाब मिलेगा जो मुझे पसंद आए। उसके बाद के दिनों में मैं फू किंग हुआंग की कही बातें पूरी तरह भूल ही गया। वैसे भी वो बस एक टाइम पास एक्टिंग थी और मेरा उससे कोई सीरियस चक्कर चलाने का इरादा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए टाइम ही कहाँ था। मेरा सारा टाइम क्लाइंट से मीटिंग करने और वॉन्शिंग होटल में होने वाले कई कंपनियों के एनिवर्सरी इवेंट्स को मैनेज करने में जा रहा था। अगर मैंने ये काम अच्छे से निपटा दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मैनेजर की कुर्सी सीधे मेरी गोद में आ गिरती। इस वक्त मैं तिहाओ क्लब के वीआईपी रूम सेक्शन के कॉरिडोर में खड़ा था। एक लंबी सांस ली, चेहरे पर एक फेक स्माइल चिपकाई और वीआईपी रूम का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, वहां का माहौल एकदम हड़कंप मचाने वाला फुल ऑन पार्टी मोड था। टेबल दारू की बोतलों से भरी पड़ी थी और कई मेल फीमेल होस्टेस वहां चक्कर काट रहे थे। अरे, ये जियांग जियांग का बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे लगा कोई नया मेल होस्टेस आया है।
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो मैनेजर हमेशा मुझसे मिलने से कतराता था। अचानक उसने आज मीटिंग की खबर क्यों दी? तो ये बात थी। जियांग जियांग यहाँ जाल बिछाकर मेरा इंतजार कर रही थी। जियांग जियांग के बॉयफ्रेंड की बॉडी तो वाकई कतई जहर है। क्या खाक बॉयफ्रेंड है जिसे प्रमोशन पाने के लिए भी मेरा तलवा चाटना पड़ रहा है। कमरे के कोने से जियांग जियांग की वो तीखी आवाज गूंजी। तभी मेरी नजर पड़ी कि वो किसी और मर्द की गोदी में सट कर बैठी थी। मैंने पहली बार जियांग जियांग का ये घटिया रूप देखा था। इससे पहले तो मेरे सामने बड़ी सती सावित्री बनती थी। जियांग जियांग के मुंह खोलते ही वीआईपी रूम का माहौल एकदम गर्म हो गया। चलो छोड़ो, ये हैंडसम लड़का अभी बच्चा है, समझता नहीं है। जल्दी से इधर आओ और मिस जियांग से माफी मांगो। मैं जान गया था कि आज मेरा पोपट बनाने का पूरा प्लान था और सिचुएशन मेरे फेवर में बिल्कुल नहीं थी। जियांग जियांग की कामिंग खड़ी हुई और सामने मार्बल की टेबल को उंगलियों से थपथपाने लगी। इधर आओ और ये सारी दारू गटक जाओ। मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर नाक रगड़कर माफी मांगने का एक मौका देती हूँ। जो पार्टी का माहौल चल रहा था वो अचानक सन्न हो गया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद कर दिया गया। सब के सब मुझे ही घूर रहे थे। मैंने ताड़ लिया कि दरवाजे पर पहले से ही हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे थे। तभी मैं सोचूं कि मुझे इतनी आसानी से अंदर आने क्यों दिया गया। पूरा खेल समझने के बाद मैं सीधे जियांग जियांग की तरफ बढ़ा। जियांग जियांग भी अपने दिल में जानती थी कि उसने सबसे ज्यादा धोखे मुझे ही दिए थे। देखा जाए तो मैंने उसके सिर पर एक बहुत बड़ा सींग यानी धोखा दे दिया था। अगर वो आज अपना ये गुस्सा नहीं निकालती तो इस शहर में अपनी थू थू कैसे बचाती। अगर मैं ये पूरी दारू पी लूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी? पहले गटक, बाद में बकवास करना। वीआईपी रूम में से कोई चमचा तुरंत बीच में कूं कूं करने लगा। मैंने देखा तरह तरह के रंगों के दारू के गिलासों की पूरी लाइन लगी हुई थी। ऐसे ग्लास दर ग्लास पीना तो बड़ा फीका और बोरिंग है। मिस जियांग, आपका क्या ख्याल है? तुझे क्या लगता है कि तू फू किंग हुआंग के पीछे छुप गया है तो वो तुझे बचाने आएगी? उसकी औकात क्या है और तेरी क्या? मैंने तुझे इतने लाड प्यार से रखा और तूने मुझे ही छूना लगा दिया। हाँ, तुमने वाकई मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। यह कहते ही मेरा चेहरा एकदम बदल गया। मैंने दारू का ग्लास सीधे फर्श पर दे मारा। सब कुछ इतनी बिजली की फुर्ती से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला जब तक दरवाजे के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स अपना भेजा चलाते। मैंने जियांग जियांग का हाथ पीछे मरोड़कर उसे जमीन पर दबोच लिया था। मुंह काला सबसे पहले तूने किया था और बकवास करने की हिम्मत देख इसकी। मुझे क्या समझा था? मैं कोई सीधा साधा गाय हूं? इज्जत इज्जत दी तो हजम नहीं हुई। हाँ, दे दिया धोखा। उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगी? अपने बाप के बिना तेरी खुद की औकात क्या है बे? जियांग जियांग के तो तोते उड़ गए और पूरे वीआईपी रूम में चीख पुकार मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच लात मारकर दरवाजा खोला गया। लू नियान नियान जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसने मेरी ये धांसू और कड़क बातें सुन ली। जियांग जियांग, महफिल तो बड़ी गर्म कर रखी है तुमने। अकेले अकेले मजे ले रही हो, हमें याद तक नहीं किया। यह कहते ही जो गुंडे वो अपने साथ लाई थी उन्होंने वीआईपी रूम के बॉडीगार्ड्स को दबोच लिया। जो लोग पहले मुझे कूटने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो एकदम भीगी बिल्ली बन गए। फिर बीच में खड़े एक बंदे ने खुद आगे बढ़कर रास्ता खाली किया। फू किंगवांग द एम्प्रेस सीधे टशन में चलती हुई आई और सोफे पर बैठ गई। अगले ही पल उसने बड़े प्यार से कहा, इधर आओ, मेरे बगल में बैठो। इस आवाज को सुनकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किसे बुला रही है। जियांग जियांग ने अपना कोट उठाया, उसे लपेटा और अपनी सुलगती नजरों से मुझे घूरने लगी। पिछले कुछ दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं तेरे 100 टुकड़े कर दूं शेन। हूं शेन, तू अकेला आने की हिम्मत कर बैठा। अब समझा, तूने चुपके से फू किंगहुआंग से सेटिंग करके उसे यहां बुला रखा था। सबकी आंखें फटी की फटी मेरे ऊपर टिक गईं। सब हैरान होकर फुसफुसाने लगे। इस लौंडे ने फू किंगहुआंग को कब पटा लिया बे? बातचीत के ढंग से तो लगता है इन दोनों का कुछ तगड़ा ही चक्कर चल रहा है। सच कहूं तो मेरा खुद का दिमाग शॉर्ट हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फू किंगवांग खुद यहां आ जाएगी। फू किंगवांग की नजरें सीधे मेरी नजरों से टकराईं। मुझे जिंदगी में पहली बार इतनी भयंकर शर्म आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी शक्ल कहां छुपाऊं। शेन,
क्या अब मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे? वीआईपी रूम के सारे नमूनों को अब जाकर अक्ल आई। तभी यह लौंडा जियांग जियांग के इलाके में आकर इतना उछल रहा था। मालूम पड़ा कि पीछे फू किंग हुआंग का हाथ है। बस ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कोई टाइम पास है या मामला गंभीर है। मैंने एक गहरी सांस ली, सीना तानकर फू किंगहुआंग की तरफ बढ़ा और उसके ठीक बगल में जाकर जम गया। वक्त बदलते ही पासा पलट गया। अभी 2 मिनट पहले तक ये लोग मुझे मदारी का बंदर समझकर तमाशा देख रहे थे, और अब मैं सीधे वीआईपी सीट पर बैठकर राजा की तरह इन सब को नीची नजरों से देख रहा था। किसी चमचे ने आगे बढ़कर मक्खन लगाने की सोची, पर माहौल की गर्मी देखकर उसकी भी फट गई और वो पीछे हट गया। जैसे ही मैं बैठा, फू किंग हुआंग के बदन की वो मस्त, ठंडी और कातिलाना खुशबू मेरे नथुनों से जा टकराई। लू नियान नियान ने वहां डूम दबाकर खड़े तमाशबीनों को देखा और ताना मारा, अबे ओए, खड़े खड़े क्या मुजरा देख रहे हो? अभी तो बड़ी उछल कूद मचा रहे थे ना, चुपचाप बैठ जाओ। जियांग जियांग वहीं खड़ी खड़ी अपनी बेइज्जती का घूंट पी रही थी। इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करती? लेकिन पासा ऐसा पलटा कि अब किसी के पास जियांग जियांग के भाव पूछने का टाइम नहीं था। पूरी मंडली फू किंगहुआंग का चेहरा पड़ रही थी। जियांग जियांग को तो सबने ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सिर से सींग। वेटर्स ने म्यूजिक दोबारा चालू कर दिया और लोग फिर से जबरदस्ती की पार्टी करने लगे, क्योंकि माहौल ठंडा हुआ तो सबकी खैर नहीं थी, वरना आज रात किसी की खोपड़ी सलामत नहीं बचती। लू नियान नियान की मजे लेती हुई नजरें मेरे ऊपर टिक गई। मैंने तो पहले ही के पहले ही कहा था, ये लौंडा कोई आम चीज नहीं है। मिस फू को पर्सनली यहां खींच लाया, इसका नाम तो मानना पड़ेगा। पर ये इतना भाव क्यों खा रहा है? और जिगर देखो इसका। पता था कि जाल बिछा है, फिर भी अकेला चला आया। उस लड़की ने अचानक मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरे इतने करीब कब चिपक गई? फू किंगहुआंग का ये जो हक जताने का स्टाइल था, वो सरेआम ढिंढोरा पीटने जैसा था कि अब मैं उसकी प्रॉपर्टी हूं। जियांग जियांग की आंखें गुस्से से एकदम लाल टमाटर हो गईं। फू किंगहुआंग, एक मामूली मर्द के चक्कर में तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही लात मार दी। पूरे वीआईपी रूम में फिर से ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। ये तो पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। कोने में कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। भले ही मिस फू कभी कभार हमारे साथ चिल करने आ जाती हैं, पर यहाँ लू नियान नियान के अलावा कोई भी उनके लेवल का नहीं है। जियांग जियांग का दिमाग सटक गया है क्या? मिस फू से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? किसी ने जियांग जियांग को आंख मारकर शांत रहने का इशारा भी किया। जियांग जियांग 1 सेकंड के लिए ठिठकी, पर बात अब नाक पर आ चुकी थी। अगर आज मैंने इस शेन को ऐसे ही जाने दिया, तो कल को मैं अपनी सहेलियों को अपना थोबड़ा कैसे दिखाऊंगी? कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाली। फू किंगहुआंग ने तो जियांग जियांग को भाव देना भी जरूरी नहीं समझा, सीधे इग्नोर मार दिया। बल्कि जियांग जियांग की एक सहेली ने खड़े होकर उसे खींचा। बहुत हुआ नाटक, फू किंगहुआंग से पंगा लेकर जिंदा रहना है क्या? चल यहां से। जियांग जियांग ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और मेरी बोटी बोटी नोचने के लिए आगे बढ़ी। 2-4 लड़कियां तो डर के मारे चीख उठी। तभी पलक झपकते ही फू किंगहुआंग के तगड़े कमांडो जैसे बॉडीगार्ड्स आगे आए और जियांग जियांग को घसीटते हुए कोने में ले गए। फू किंगहुआंग! जियांग जियांग पागलों की तरह चिल्लाई और फिर से झपटने की कोशिश की, पर बेचारी उन पहलवानों के सामने बस हाथ पैर ही मारती रह गई। मैंने फिर से तुम्हारी मदद कर दी, इस बार इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगे? उस एम्प्रेस की मखमली आवाज मेरे कान के पास गूंजी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। मेरी दोनों हथेलियां गुस्से या घबराहट में खिंचकर मुट्ठी बन गई। फू किंगहुआंग का इशारा एकदम साफ था, पर मेरे भेजे में ये नहीं घुस रहा था कि वो बार बार मेरा ये तंबू क्यों बचा रही है। लू नियान नियान बगल में बैठी मजे से ये ड्रामा देख रही थी। उसका बीच में कूदने का कोई मूड नहीं था। मामला गर्म होता देख एक डरपोक बंदा खड़ा हुआ और मिस फू और मैडम लू के सामने हाथ जोड़कर बोला, ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं निकलता हूं। फू किंगहुआंग को कोई फर्क नहीं पड़ता देख बाकी सब ने भी खिसकने की सोची, लेकिन फू किंगहुआंग ने एक कड़क आवाज मारी, कहां भाग रहे हो तुम लोग? कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सबके कदम जहां के तहां जाम हो गए।
फू किंग हुआंग ने बड़े आराम से अपने हाथ में वाइन का ग्लास घुमाया और बड़ी बेरुखी से उनकी तरफ देखकर बोली, इतनी महंगी और बढ़िया दारू मंगवाई है, अगर इसे बिना पिए छोड़ दिया तो पाप लगेगा ना? क्यों? सही कहा ना मैंने? सब के सब तलवे चाटते हुए बोले। मिस फू, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम एक एक बूंद चाट जाएंगे, वेस्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और आज रात के इस वीआईपी रूम का पूरा बिल भी हम अपनी जेब से भरेंगे। उस वक्त मेरे पास उन लोगों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था, क्योंकि फू किंग हुआंग की वो ठंडी उंगलियां मेरे बदन पर रेंगते हुए सनसनी मचा रही थी। मैंने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शातिर और घमंडी सी चमक थी। फू किंग हुआंग ने मेरे कान में फुसफुसाया, मजा आ रहा है? लो भाई, मेरे दिमाग का सारा फ्यूज उड़ गया और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। मैं मेरी मदद के लिए यहां आने के लिए थैंक यू। मेरा ये हकलाता हुआ जवाब सुनकर फू किंग हुआंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने अपना हाथ मेरे हाथ में फंसाया और बड़े नखरे से पूछा, शैन, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? मैं फिर से गूंगा बन गया। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अबे याद करने का टाइम कहाँ था? जब मैंने कोई भाव नहीं दिया तो वो खुद बोली, पर मुझे तुम्हारी थोड़ी याद आ रही थी। यह सुनकर मैं एकदम शॉक हो गया और आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। ये औरत सच में कतई खतरनाक चीज है। भली चंगी नॉर्मल बात को भी इसने ऐसा घुमाया कि बात में रोमांस टपकने लगा। फिर मैंने लाचार होकर कहा, एम्प्रेस फू, मुझे याद है कि एक फाइनेंस मैगजीन में आपके बारे में कुछ लिखा था। अगर उस आर्टिकल को आपकी इस बात से मैच करूं, तो आपकी वो संस्कारी इमेज पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। फू किंग हुआंग धीरे से हंसी। मुझे उस फालतू इमेज का क्या चाटना है? वो सारे आर्टिकल्स बकवास होते हैं। इंटरव्यू देना भी मुझे टाइम की बर्बादी लगता है। बस तुम जैसे लोग ही उन पर यकीन कर लेते हैं। तुम सच में बहुत क्यूट हो। हम दोनों ऐसे चिपक कर फुसफुसा रहे थे जैसे आसपास कोई इंसान ही ना हो। फुल प्राइवेसी मोड। उधर कोने में बैठी जियांग जियांग की नजरों में ये ऐसा लग रहा था जैसे हमारा सदियों पुराना अफेयर चल रहा हो। शेन, तू घटिया और धोखेबाज इंसान, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जियांग जियांग जैसे ही चीखती हुई झपटी। फू किंग हुआंग ने उसकी हरकत देखी और ऐसी खूंखार नजरों से घूरा कि क्या बताऊं। उसकी आंखों की वो बर्फ जैसी ठंडक किसी को भी डरा दे। जियांग जियांग के पैर खुद ब खुद वहीं जाम हो गए। फिर फू किंग हुआंग ने जियांग जियांग को देखा और कहा, लगता है तुमने मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर मुझे बार बार उंगली करने की आदत बना ली है ना? जरा जियांग बिन को फोन लगाओ, बोलो अपनी इस बदतमीज बेटी को यहां से उठा ले जाए और कान खोलकर सुन ले। आज के बाद ये मुझे आस पास भी न दिखे। फुकिंग हुआंग के मुंह से बात निकलते ही उसके लोग तुरंत काम पर लग गए। अब उस वीआईपी रूम में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे। फुकिंग हुआंग के होंठों पर फिर वही शातिर मुस्कान आई और उसने पूछा, शेन, तुम्हारा जवाब कहाँ है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सवाल दोबारा दागेगी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। एम्प्रेस फू, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? बोलो। उसकी नजरें अभी भी मेरे चेहरे का एक्स-रे कर रही थीं, पर मैं उसकी आंखों का राज कभी नहीं समझ पाता। मैं अच्छे से जानता था कि जब से मैं फू किंगहुआंग को जानता हूं, उसने कभी मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। यहां तक कि इस मोमेंट पर भी मैंने पूछ ही लिया, मिस फू, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? फू किंगहुआंग ठहाका मारकर हंस पड़ी। तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। मेरा दिल सीधे पाताल में धंस गया। भले ही मैं जवाब पहले से जानता था, पर जब उसने मुंह पर सच दे मारा तो थोड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई। पर चलो, ये भी ठीक ही था। इस तरह साफ साफ बात करना जियांग जियांग के उस प्यार के झूठे ड्रामे से तो लाख गुना बेहतर था। इसी बीच फू किंग हुआंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, मानो वो फ्लर्टिंग वाली बातें उसने कभी कही ही ना हो। मैंने भी बस अपना एक अंदाजा लगाया था। अगर ऐसी बात है, तो मुझे एम्प्रेस फू के इस प्रपोजल को ठुकराना ही पड़ेगा। फू किंगहुआंग के होंठ थोड़े फड़फड़ाए, बड़ा कड़क, और तुरंत जवाब दिया, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? ये औरत, फू किंगहुआंग, सच में बड़ी अतरंगी चीज है। कभी कभी लगता है कि ये पूरी सनकी है, पर कभी कभी ये दूसरों की परवाह करना भी जानती है। मैंने उससे कहा, आपने खुद देखा, मेरा अभी अभी भयंकर वाला कटा है। इस हालत में मेरा किसी नए चक्कर में पड़ने का कोई मूड नहीं है। उसने बड़े आराम से पलटकर जवाब दिया, पर मैंने तो लॉन्ग टर्म पार्टनर की बात की थी। हम यहाँ प्यार मोहब्बत का ड्रामा नहीं कर रहे हैं।
इस जवाब ने मेरे तोते उड़ा दिए। फिर मैंने इज्जत से पतली गली पकड़ने का बहाना ढूंढा। अगर इम्प्रेस फू को लगता है कि रिजेक्शन झेलना बेइज्जती की बात है, तो आज की इस मदद के बदले मैं आपको एक बढ़िया डिनर करा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जब डील्स ही नहीं हुई, तो इससे पहले कि मुझे तुम में और इंटरेस्ट आए, हमारा ये कनेक्शन यहीं खत्म होता है। तुम अब कट सकते हो। इतना कहकर उसने अपनी नजरें मुझसे हटा ली। उसकी आंखों में जो थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिख रही थी, वो भी गायब हो गई। मैं उसकी तरह गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर तो नहीं था, पर मैं शुक्रगुजार था कि वो अपनी लिमिट जानती थी। भले ही हमारी पटती अच्छी थी, पर ऐसी धाकड़ औरत के साथ रहने का मतलब था कि कभी बराबरी का रिश्ता नहीं मिल पाता। और अगर बाद में मैं पीछे हटता, तो मुझ पर कोई ना कोई ठप्पा लग जाता। मैं खड़ा हुआ। तो ठीक है, गुड बाय एम्प्रेस फू। फू किंगहुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया, और मैं मुड़कर वहां से 9-2-11 हो गया। हकीकत तो यह है कि अगर आप खुद किसी को न ढूंढो, तो इस बड़े से शहर में फू किंगहुआंग से दोबारा टकराने के चांस बिल्कुल ना के बराबर थे। अगले आधे महीने तक फू किंगहुआंग मेरी लाइफ से पूरी तरह गायब रही। इसी बीच मेरे और जियांग जियांग के ब्रेकअप का ढिंढोरा पूरे मोहल्ले में पिट चुका था। मैडम जियांग की जो लव स्टोरी इतनी बड़ी तोप समझी जा रही थी, किसे पता था कि 3 महीने के लवेरिया के बाद इतनी जल्दी उसका दीवाला निकल जाएगा। जहां एक तरफ मैंने चैन की सांस ली, वहीं मुझे अपने आसपास कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। और किस्मत इतनी खराब थी कि मेरा वो डर बिल्कुल सच साबित हुआ। इतने बेसिक डेटा में भी तुमने कबाड़ा कर दिया। कंपनी में क्या घास काट रहे हो इतने दिनों से? इस हरकत से मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा शक हो रहा है। मुझे कल आधी रात को ये नोटिस मिला था। रात भर जागकर जो डेटा रिपोर्ट मैंने तैयार की थी, उसमें कोई एरर आ गया था, तो जाहिर है बॉस की गालियां तो खानी ही थीं। मैं देख रही हूं कि शेन के खिलाफ आजकल बहुत शिकायतें आ रही हैं। कल मिसेस चेंग ने जो बैंक्वेट बुक किया था, उसमें डेजर्ट को लेकर उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। एक कलीग होने के नाते मैं यही कहूंगी कि अपने आशिकी के चक्करों का असर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर मत डालो। आखिर हमें क्लाइंट की जरूरतों का ध्यान रखना होता है। मैंने उस चमची मियान को घास नहीं डाली, सीधे प्रिंट की हुई रिपोर्ट उठाकर मैनेजर थाई की टेबल पर पटक दी। मुझे नहीं पता था कि क्लाउड पर डेटा का रायता कैसे फैला, पर अपनी सेफ्टी के लिए मैंने पहले ही एक हार्ड कॉपी निकाल ली थी। सर, एक बार इन आंकड़ों को फिर से चेक कर लीजिए। क्या अब भी कुछ मिसिंग है? मैनेजर थाई की शक्ल देखने लायक थी। उसने सोचा नहीं था कि मेरे पास बैकअप प्लान तैयार होगा। उसने बस दिखावे के लिए पन्ने पलटने का नाटक किया। मैंने उसकी ये नौटंकी देखी और मन ही मन हंसा। मैं समझ गया था कि ये जो मेरा जीना हराम किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें हमारे ब्रेकअप की भनक लग गई थी और ये काम में मेरी टांग खींचना चाहते थे। रही बात मिसेस चेंग की, तो कल मैं खुद उनके घर जाकर गिफ्ट देकर माफी मांग आया हूं। उन्होंने बात को समझ लिया और वो मान गई है। मैनेजर थाई सन्न रह गया और उसने गुस्से में रिपोर्ट टेबल पर फेंक दी। मियान ने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा तगड़ा दांव खेल दूंगा। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने ताना मारा, इतने शातिर बनने से क्या होगा? जियांग जियांग ने ऊपर तक कह दिया है, अब तुम्हारे आने वाले दिन नरक होने वाले हैं। मैंने सीधे पलटकर जवाब दिया, मैं जी पाऊंगा या नहीं, ये मेरी सिरदर्दी है। तुम्हें अपनी नाक अढ़ाने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट की दुनिया में मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं था। क्या ये लोग एक ही गड्ढे में मुझे दोबारा गिराने की सोच रहे थे? मुझे चूतिया समझा है क्या? लामहुक ने मुझे आवाज दी और जल्दी से एक कप कॉफी मेरे हाथ में थमा दी। मियान को टीम लीडर के केबिन में घुसते देख उसने आंखें मटकाईं और बोला, साली खुद सिफारिश के दम पर पिछले दरवाजे से घुसी है और तुम्हें बोल रही है कि तुम जियांग जियांग के भरोसे उड़ रहे थे। मैं उसे शांत करने के लिए हंस पड़ा। छोड़ना यार, ऐसे नमूनों से खुद का कंपैरिजन क्यों करना? ऑफिस में ऐसे कीड़े मकोड़े तो भरे पड़े रहते हैं। लाम हुक ने अपनी कुर्सी पास खिसकाई और अपनी भड़ास निकालने लगा। धत्त तेरे की, वो जियांग जियांग पगलिया जैसी हरकतें क्यों कर रही है? ब्रेकअप तो नॉर्मल बात है ना। अब उस प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हवा में उड़ रहे हैं। बात बात पर हमारे काम में मीन मेक निकाल रहे हैं कि हमारे प्लान में तालमेल नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सिर पर जियांग जियांग का हाथ है। सब के सब मोर की तरह पंख फैलाकर टशन मार रहे हैं। मैं भी उसे जियांग जियांग और मेरे बीच के उस गंदे ड्रामे की पूरी कहानी नहीं सुना सकता था। उसे लगातार फोन की स्क्रीन पर उंगलियां घिसते देख मैंने पूछा, क्या देख रहा है इतनी लगन से? अरे, आज की सबसे मसालेदार खबर,
अफवाह है कि फू किंग हुआंग का कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया है और वो साला कोई सुपर मॉडल है। लाम हुक ने मजे लेते हुए जवाब दिया। मेरे हाथ वहीं जाम हो गए। फिर मैंने अपना चश्मा चढ़ाया, कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट्स खोले और डेली शेड्यूल और आने वाली टीम मीटिंग्स को देखने का नाटक करने लगा। लाम हुक ने मेरा कंधा थपथपाया। जब तू पहले जियांग जियांग के साथ पार्टी शार्टी में जाता था, तो क्या कभी फू किंगहुआंग से मिला था? क्या वो सच में तस्वीरों जैसी कतई जहर दिखती है? मैं एक पल के लिए घबराया, फिर बोला, सच कहूं तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो कैसी दिखती है। और वैसे भी तब जियांग जियांग मेरे सामने खड़ी रहती थी। मेरी इतनी हिम्मत कहां कि कहीं और नजर भी गड़ाऊं, वरना उस नखरेबाज अमीरजादी के गुस्से के आगे क्या मेरी खैर होती। बात तो सही है। अच्छा सुन, कल रात को डिपार्टमेंट की पार्टी है, भूल मत जाना। इस बार तेरे और जियांग जियांग के किकअप की खबर लीक हो चुकी है। मियान और मैनेजर थई पहले से ही तुझसे खुन्नस खाए बैठे हैं। वो इसे मुद्दा बनाकर तुझे परेशान कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो चालाकी दिखाना, ज्यादा हो तो पहले ही पतली गली से निकल लेना। सोचकर ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, याद दिलाने के लिए थैंक्स। मैं अपना माइंड मेकअप करके आऊंगा। डिपार्टमेंट की पार्टी एक नए खुले क्लब में रखी गई थी, इसलिए लाम हुक कार में मेरे साथ पूरे रास्ते बकबक करता रहा। साला इतनी रात को घर जाकर सोने के बजाय अपनी जेब से पैसे फूंक कर गाड़ी से इन बॉसों के तलवे चाटने जाना पड़ रहा है। वो मियान तो पक्का खुद आगे बढ़कर दारू खोलेगी और सर सर करके मक्खन लगाएगी। सच में कतई बकवास है ये। गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने उसे दिलासा देने के लिए उसका कंधा थपथपाया और कहा, अबे छोड़ ना। अगर तेरी ये बातें किसी ने कंपनी के फोरम पर डाल दी तो तुझ पर टीम की एकता तोड़ने का ठप्पा लग जाएगा। इंडिविजुअलिज्म का रोना रोओगे तो बॉस तुम्हारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किस्मत ही झंड है, ऊपर से इनका ओवर एक्टिंग ड्रामा भी देखना पड़ेगा। लाम हुक कार से उतरते हुए बड़बड़ाया और तभी हमारी नजर मी यान पर पड़ी, जो मैनेजर थाई के आगे जी हजूर करते हुए उनका वेलकम कर रही थी। मेरे दिल में आया कि भले ही मियान एक नंबर की घटिया औरत थी, पर मैनेजर थाई जैसे ठरकी बूढ़े को मक्खन लगाने के लिए वो अपनी आत्मा तक बेच सकती थी। इसी बीच मैं गाड़ी से उतरा, एक ठंडी सांस ली और लाम हुक से कहा, चलो जल्दी अंदर चलें, वरना लेट होने पर सब हमारे सिर चढ़ जाएंगे। लाम हुक ने हाँ में सिर हिलाया और मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। मियान ने हमें आते देखा तो तंज कसा। मुझे लगा तुम दोनों फिर से ट्रैफिक का बहाना बनाओगे। खैर सब आ गए हैं तो चलो अंदर चलें। इतना कहकर वो फिर से बत्तीसी दिखाते हुए मैनेजर थाई से बोली, सर, पिछली बार जो गाना आपने गाया था, आज तो वो सुपरहिट गाना आपको दोबारा गाना ही पड़ेगा। मेरा तो दिल ही नहीं भरा था उससे। ये दुम हिलाने वाली ट्रिक वाकई काम कर गई। मैनेजर थाई का सीना गर्व से फूल गया और वो खुशी से झूमते हुए मी यान को लेकर सबसे पहले मेन गेट के अंदर घुस गया। वहीं दूसरी तरफ एम्प्रेस फू एंड मैडम लू का स्टाफ बड़े अदब से वेलकम कर रहा था और खुद आगे बढ़कर उनके लिए दरवाजा खोल रहा था। अगर वो फू किंग हुआंग ना होती तो साला और कौन हो सकता था। मैंने झटके से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या ये वही फू किंगहुआंग थी जिसे मैं जानता था? मुझे अभी भी याद था कि कैसे वो मेरे इतने करीब आकर चिपक गई थी, और आज का उसका ये अजनबी और कड़क रूप देखकर जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा था। मिस्टर शेन, दोबारा मुलाकात हो गई। उसके बगल में खड़ी लू नियान नियान ने मुझे देखा और खुद आगे बढ़कर हाय हेलो किया। उसकी बात सुनते ही पीछे चल रही उसकी सहेलियां मुड़कर मुझे ताकने लगीं। फिर मजे लेते हुए लू नियान नियान से बोली, क्या चक्कर है मैडम? अपनी सहेलियों से बातें छुपा रही हो? इतना हैंडसम लौंडा है, इसे हमारे साथ चिल करने के लिए क्यों नहीं बुलाया? लू नियान नियान ने चुपके से फू किंग हुआंग की तरफ एक नजर दौड़ाई, लेकिन फू किंग हुआंग टस से मस नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर उनसे कहा, सब लोग मुझसे मत पूछो, यहां मेरी कोई नहीं सुनता। और फू किंग हुआंग उनकी बातें सुनकर भी रुकी नहीं, सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ती चली गई। शेन, अगर फ्री हो तो ऊपर आ जाना महफिल जमाने। लू नियान नियान ने मन में सोचा कि अगर शेन बैठना चाहेगा तो वेटर से रूम नंबर पूछ ही लेगा। फिर वो एक गाना गुनगुनाने लगी और फूक किंग हुआंग के पीछे हो ली। और इधर लू नियान नियान को मुझसे इस तरह बात करते देख ऑफिस के बाकी चमचों के तोते उड़ गए। फिर वो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाए और पूछने लगे, शेन, तुम मिस लू को कैसे जानते हो?
यहाँ तक कि मैनेजर थाई का चेहरा भी देखने लायक हो गया था। अगर उस बुड्ढे को पहले पता होता कि इस शेन की ऊपर तक इतनी तगड़ी सेटिंग है, तो वो खुद आगे बढ़कर अपना बिजनेस कार्ड उसकी जेब में ठंस देता। सच में, थू है। मियान की सड़ी हुई नजरें मेरे ऊपर टिकी। पक्का जब ये मिस जियांग के तलवे चाट रहा था, तब जान पहचान हुई होगी। क्यों शेन, सही कहा ना? तुम्हें अपनी इस शक्ल का फायदा उठाकर बाहर हाथ पैर मारने चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रहकर तो तुम्हारी ये टैलेंट बिल्कुल बर्बाद हो रही है। लाम हुक ने उसे घूरा और उसकी बोलती बंद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। मैंने उसे पीछे खींचा और मियान की तरफ एक टेढ़ी मुस्कान फेंकते हुए कहा, मैं अपनी हद में रहकर काम करता हूं। फालतू का रायता मैं नहीं फैलाता। पर कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश करे तो मैं डरता भी नहीं हूं। तुमसे बहस करना टाइम वेस्ट है। यह सुनते ही उसके थोबड़े का रंग उड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? शेन, तुम अपनी इस चिकनी शक्ल के दम पर मिस जियांग को पटाकर ही तो उड़ रहे थे ना? यहाँ क्या टशन दिखा रहे हो? अगर इतनी औकात है तो जाओ लू नियान नियान का पल्लू पकड़ लो। देखे भला, लू नियान नियान जैसी बड़ी तोप तुम्हें घास भी डालती है या नहीं। बाकी कलीग्स ने जब माहौल गर्म होते देखा तो बात पलटने लगे। चलो चलो, जल्दी अंदर चलो। मैं तो मैनेजर थाई की सुरीली आवाज सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर वो मियान को घसीट कर ले गए। फूकिंग हुआंग अभी बैठी ही थी कि उसने सोंग छू को लू नियान नियान से पूछताछ करते सुना। सच बता, वो हैंडसम मुंडा सच में तेरा माल नहीं है क्या? अबे हट यहां से, अपना काम कर। अगर वो सच में मेरा होता तो क्या मैं तुझसे छुपाती? जब हम वीआईपी रूम में थे तभी तमाशा देख लेती तू। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। किसी हैंडसम लड़के को लाकर सिर्फ बकवास थोड़ी ना करूंगी। तूने मुझे क्या कोई धर्मशाला समझ रखा है? यह सोचते हुए लू नियान नियान मुड़ी और फू किंग हुआंग को देखकर पूछा, वैसे बॉस, सीन क्या है? उस दिन बात क्यों बिगड़ गई थी? मुझे याद है किसी ने कहा था कि जियांग जियांग ने जानबूझकर अपने एक्स को ठिकाने लगाने के लिए तमाशा किया था। और फू किंग हुआंग, तुम तो अपनी बड़ी बड़ी डील्स छोड़कर सीधे देहाओ क्लब भागी थी। फिर क्या हुआ? एंड में तुम वहां अकेले बैठकर दीवारें क्यों नाप रही थी? जैसे ही लू नियान नियान का सस्पेंस बढ़ा, तभी फू किंग हुआंग की वो कड़क और ठंडी आवाज गूंजी, अपना काम करो। दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है बाबा। जिस आशिक का पत्ता कट जाता है उसे तो पंगा लेना ही बेकार है। जब हम अपने रूम नंबर 7 में वापस आए तो मियान वीआईपी रूम में ऐसे फुदक रही थी जैसे उसके बाप का घर हो। चारों तरफ मटक रही थी। उसने इतने शातिर तरीके से मैनेजर थाई को चने के झाड़ पर चढ़ाया कि एक ही राउंड में बुड्ढे के चेहरे की झुर्रियां खुशी से खिल उठी। यह देखकर लाम हुक ने मेरी कोहनी मारी और मुझे अलर्ट रहने का इशारा किया। और जैसा मैंने सोचा था, मियान दारू का ग्लास उठाकर सीधे मेरी तरफ पड़ी। शेन, तुमने मिसेस चेंग जैसी टेढ़ी क्लाइंट को चुटकियों में संभाल लिया। इस बात पर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से एक पैक तो बनता है। क्यों सब लोग? सही कह रही हूं ना? मैं ताड़ गया था कि ये साली यही पैंतरा चलेगी। मैंने सीधे मना कर दिया। मुझे बाद में गाड़ी चलानी है। आज रात मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाय से ही काम चला लूंगा। मियान ने मुंह सिकोड़ा और बोली, जब सबने पी रखी है तो तुम भी थोड़ा बहुत घटक ही लो। ज्यादा होगा तो तुम्हारे लिए ड्राइवर बुला देंगे। मुझे मियान की इस बकवास टोन से नफरत थी। मैं उसे करारा जवाब देने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और एक वेटर वाइन और फ्रूट प्लेटर लेकर अंदर आया। किसी कलीग को अजीब लगा और उसने पूछा, अबे गलत रूम में आ गया क्या? हमने ये सब ऑन ऑर्डर नहीं किया। बिल्कुल सही रूम है सर। वेटर मुस्कुराया और बोला, ये सब मिस लू की तरफ से आप लोगों के लिए ट्रीट है। और हाँ, आज रात का पूरा बिल भी मिस लू ने पहले ही चुका दिया है। वॉट द फक? इतनी सारी महंगी दारू का बिल तो लाखों में होगा। क्या सच में शेन ने मिस लू को पटा लिया है? यह सुनते ही सबके तोते उड़ गए और सबकी नजरें सीधे मेरे ऊपर आकर टिक गईं। मियान का चेहरा तो जैसे कबाड़ा हो गया। तभी मैं सोचूं कि बॉस को भाव क्यों नहीं दे रहा था। अब समझा पीछे कोई बड़ी तोप खड़ी है। अब तो मिस लू भी शेन को दारू पीने के लिए मजबूर नहीं करेंगी। लाम हुक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाया, अबे तेरी खुद की क्या औकात है जो तू इतना भौंक रही है? वेटर सामान रखकर बाहर निकल गया, पर मेरा दिल बैठ गया। इस लू नियान नियान ने अचानक ये क्या गेम खेला? इसका असली मतलब क्या था?
इन थ्योरी मेरा और उसका ऐसा कोई याराना नहीं था कि वो मुझ पर लाखों लुटाए। क्या ये सब पू किंग हुआंग का किया धरा था? अपनी किरकिरी होते देख मियान का थोबड़ा उतर गया। उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह फेर कर निकल ली। अगर इस शेन ने सच में लू नियान नियान को पटा लिया होगा, तो वो तो ऐसी हस्ती है जिसके आगे हमारे प्रेसिडेंट जियांग भी दुम हिलाते हैं। अगर मैंने शेन को और परेशान किया और उसने मेरी शिकायत कर दी, तो मेरा क्या होगा? जैसे ही मैं दोबारा बैठा, लामहुक ने कान के पास आकर पूछा, सच सच बता, तेरे और लू नियान नियान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? पूरा सीन क्या है? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। पर एक बात तो साफ है, लू नियान नियान की इस ट्रीट के बाद ऑफिस में मेरे आने वाले दिन थोड़े सुकून से कटेंगे। पर पता नहीं ये ड्रामा कब तक चलेगा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ चोर टाइप के लोग अपनी नजरें चुराकर सिर नीचे किए बैठे थे। ये वही नमूने थे जो पिछले कुछ दिनों से पीठ पीछे मेरी टांग खींच रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे ऊपर जाकर लू नियान नियान को थैंक्स बोलना चाहिए, या उसने ये सब इसलिए भेजा ताकि मैं खुद खिंचा चला आऊं। तभी अचानक बगल का सोफा थोड़ा दबा। देखा तो वो मैनेजर था ही मेरे बगल में आकर चिपक गया था। शेन, असल में मैं तुम्हारी काबिलियत की बड़ी कद्र करता हूं। उसकी ये चिकनी बातें सुनकर मैंने इज्जत से थोड़ी दूरी बना ली। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है सर। हमेशा हमें रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू मैनेजर थाई। मैनेजर थाई ने मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ा और बोला, अरे ऐसा मत कहो, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस लू के साथ तुम्हारा इतना तगड़ा याराना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जान गया कि ये कोई नया जाल बिछाने आया है। मैं भी देखना चाहता था कि ये बुड्ढा आखिर चाहता क्या है। मैनेजर थाई ने वाइन का ग्लास घुमाते हुए धीरे से मुंह खोला। लू कॉरपोरेशन ने अभी अभी एक नया रिजॉर्ट खोला है जो फुल टॉप क्लास है। अगर तुम उनके साथ हमारी डील पक्की करवा दो तो तुम्हारे करियर की गाड़ी सीधे टॉप गियर में आ जाएगी। क्या इंटरनेशनल चूतियापा है ये! जिस प्रोजेक्ट को हमारे बड़े बॉस वाइस प्रेसिडेंट गांव भी नहीं ला पाए, उसे मैं कैसे लाऊंगा? मेरी क्या औकात कि उस खड़ूस डीलर को मना पाऊं? बिल्कुल दिमाग सटक गया है इसका। इतना सोचकर मैंने बस एक हल्की सी फेक स्माइल दी और चुप रहा। जब वो मुझे हवा हवाई सपने दिखा रहा था, तो मैंने धीरे से एक लाइन जोड़ दी, अगर अगली बार कभी मिस लू से इत्तेफाक से मिलना हुआ, तो मैं बात चलाकर देखूंगा। वैसे पर्सनली हमारी इतनी गहरी छनती नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी बात सुनकर मैनेजर थाई ने नजरें चुराई और बोला, वैसे अगली बार का वेट करने की जरूरत नहीं है। मिस लू अभी ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर ही बैठी हैं। ये सुनते ही मेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई। तो ये बात थी, ये बुढ़ा थाई लू नियान नियान के नाम पर मेरा एक्सरे कर रहा था। मैं लू नियान नियान का नाम लेकर बाकी बकरियों को तो बेवकूफ बना सकता था, पर जियांग जियांग को छूना लगाना आसान नहीं था। सबको पता था कि मैनेजर थाई को एडमिन डिपार्टमेंट में जियांग जियांग के बाप ने ही घुसाया था। बस आजकल हमारे मेन हेड डॉन टू हाउ ऑफिस में नहीं थे, इसलिए ये मैनेजर थाई खुद को खुदा समझकर हवा में उड़ रहा था। ऐसा सोचते हुए मैंने सीधे आर पार की बात करने की सोची और खुद आगे बढ़कर वाइन की बोतल उठाई और मैनेजर थाई के ग्लास में उड़ेल दी। मैनेजर थाई तो घबरा गया। वो थोड़ा पीछे हटकर बैठ गया, जैसे मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगा। फिर मैंने एक ठंडी सांस ली और उससे कहा, मैनेजर थाई, जब आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच तो यह है कि मिस लू के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। रही बात कि वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है, तो वो बस किसी और के रसूख की वजह से है। मैनेजर थाई ने मेरी बात सुनी और कौतूहल से पूछा, अच्छा ऐसी बात है, तो आखिर वो कौन सी बड़ी तोप है जिसके कहने पर वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है? जाहिर है, फू किंग हुआंग। मैंने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द साफ साफ बोला। लू नियान नियान भी बस मिस फू के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, इसीलिए वो मेरा तंबू बचा रही है। मैनेजर थाई का हाथ ऐसा कांपा कि आधे से ज्यादा वाइन ग्लास से बाहर छलक गई। उसने मन में सोचा, अफवाहें तो थीं कि लू नियान नियान बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती है जैसे कपड़े, पर फू किंग हुआंग के बगल में किसी लौंडे का होना, ये तो आज तक कभी सुना ही नहीं गया। क्या इस शेन की इतनी तगड़ी सेटिंग है, या साला ये मुझे छूना लगा रहा है? मैनेजर थाई तुरंत संभला और मुझे शक से देखते हुए बोला, पर अभी तो मिस फू ने तुम्हें घास तक नहीं डाली। शेन, सच में तुम मिस फू को जानते हो या बस हवा में तीर चला रहे हो?
ऐसा ना हो कि ज्यादा फेंकने के चक्कर में बाद में लेने के देने पड़ जाएं। मैंने आराम से अपना ग्लास उठाया, एक सिप ली और टशन में बोला, अरे, 2 दिन पहले हमारा थोड़ा झगड़ा हो गया था। आज जो वो नखरे दिखा रही हैं वो बस उनका गुस्सा है। वो चाहती हैं कि मैं उन्हें थोड़ा मनाऊं, और कुछ नहीं। मैनेजर थाई, आप तो जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से ऑफिस में मेरा जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, तो ऐसे में थोड़ा स्ट्रेस होना नॉर्मल है। मैनेजर थाई ने वाइन की चुस्की ली, ग्लास को हाथ में घुमाते हुए दिमाग चलाने लगा कि अगर ये बात सच है तो मिस जियांग ने जो शेन को लात मारकर कंपनी से निकालने को कहा था, उस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। आखिर अब शेन के पीछे मिस फू खड़ी थी। कल को एडमिन डिपार्टमेंट का कोई भी काम निकलवाना हो तो ये लौंडा चुटकियों में करवा देगा। मैनेजर थाई, एक्सक्यूज मी, मैं जरा 2 मिनट में आया। यह देखकर कि वो अब दारू पीने की जिद नहीं कर रहा, मैंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया ताकि थोड़ा चैन की सांस ले सकूं। मैंने वॉश बेसिन के नल से एक पेपर टॉवल गीला किया ही था कि जैसे ही सिर उठाया, शीशे में देखा, मियान पीछे पीछे चली आ रही थी। मैं समझ गया कि आज रात उसकी 2 बार भयंकर बेइज्जती हो चुकी थी, तो वो पक्का अपनी नाक बचाने का कोई मौका ढूंढ रही थी। लो साला, नाम लिया और हाजिर। तुरंत मियान की तीखी आवाज गूंजी, बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी हो तुम भी, कभी जियांग जियांग तो कभी लू नियान नियान। लड़कियों के इर्द गिर्द ऐसे मंडराते हो जैसे तुम कितने दूध के धुले हो। इतना शरीफ बनने की एक्टिंग करते करते थक नहीं जाते क्या? मैंने हाथ सुखाने के लिए एक सूखा टॉवल लिया, पानी पोंछा और फिर मियान की तरफ देखा, जो लगातार मुझे टोंट मार रही थी। शेन, देखते हैं तुम्हारी ये नौटंकी कब तक चलती है। यह सुनकर मैंने एक टेढ़ी मुस्कान दी और चबा चबा कर बोला, मी यानी बकवास करने की भी एक लिमिट होती है। जो पहले रायता फैलाता है ना, वो असल में कमजोर होता है। तुम्हें क्या लगता है मैनेजर थाई आज भी भीगी बिल्ली क्यों बना बैठा है? क्योंकि मैंने उसे बता दिया कि मेरे पीछे लू नियान नियान नहीं, बल्कि फू किंग हुआंग खड़ी है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सीधा साधा गाय हूं? बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी फटी हुई कश्ती संभालो। उसकी बोलती बंद हो गई। उसने बस गुस्से में मुझे घूरा, एक टेढ़ी नजर फेंकी और पैर पटकती हुई निकल गई। मैं भी वॉशरूम से बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी सीधी टक्कर फूकिंग हुआंग से हो गई। फूकिंग हुआंग ने सिर उठाया और मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और इधर मेरी अंदर ही अंदर फट गई। क्या ये इतनी देर से यहीं खड़ी सब सुन रही थी? अगर फू किंग हुआंग ने मेरी वो फेंकी हुई बातें सुन ली होंगी, तो क्या मैं कल सुबह का सूरज देख पाऊंगा? जो भी हो, पहले ही पैर पकड़ लेना सेफ रहता है। तो मैंने एक लंबी सांस ली और उससे बोला, मिस फू, अभी मैंने जो कुछ कहा वो थोड़ा अजीब था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। फू किंगवांग ने सुना तो सही, पर कोई जवाब नहीं दिया और मुझे हवा की तरह इग्नोर मारती हुई आगे निकल गई। मैं कुछ सेकंड के लिए वहां स्टैच्यू बनकर खड़ा रहा, फिर अपना फोन निकाला और फू किंगवांग की चैट हिस्ट्री ढूंढने लगा। स्क्रीन पर हमारी बातचीत का सिलसिला नंबर 536 पर आकर थमा हुआ था। उस मैसेज को देखते ही मेरे दिमाग में उस दिन की पूरी फिल्म दोबारा चलने लगी। मैंने झटके से अपना सिर हिलाया ताकि वो ख्याल भूत की तरह भाग जाए और टाइपिंग शुरू की। उधर फू किंग हुआंग वापस अपने वीआईपी रूम में लौट चुकी थी। वहां मौजूद सारे नमूने पी पाकर टल्ली हो चुके थे। लू नियान नियान इस वक्त एक नए नवेले उभरते हुए एक्टर के साथ चिपक कर बैठी थी। मिस फू वॉशरूम में ऐसा क्या करने चली गई थी जो इतनी देर बाद लौट रही हैं? फू किंगहुआंग बैठ गई और उस लड़के ने जो दारू का ग्लास आगे बढ़ाया था, उसे उसने इग्नोर कर दिया। पर उसकी नजरें वहां मौजूद मर्दों की भीड़ को खंगाल रही थी और एंड में उसके दिमाग में वही रात घूम रही थी जो उसने मेरे साथ बिताई थी। फू किंगहुआंग वहां एकदम शांत बैठी रही। जब सोंग चू की पूरी मंडली फुल ऑन हुड़दंग मचा रही थी, लू नियान नियान ने फू किंगहुआंग के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अभी मैं तुझे ढूंढने वॉशरूम गई थी। वेटर ने बताया कि तू दूसरे फ्लोर पर गई थी। जब वीआईपी रूम के अंदर ही अटैच्ड टॉयलेट है तो तेरा बाहर जाना ही अजीब था। ऊपर से तू दूसरे फ्लोर तक रेंगती हुई चली गई। पक्का वहां उसी बंदे का चक्कर है ना? अब झूठ मत बोलना। फूकिंग वांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लू नियान नियान का हाथ झटक दिया और बोली, मैं निकल रही हूं, बाकी चिल फिर कभी करेंगे। लू नियान नियान हैरान होकर खड़ी हो गई। अरे, इतनी जल्दी कट रही हो? तुम कभी कभार तो आती हो, थोड़ा और रुको ना।
इस दौरान मैं बाहर कॉरिडोर में खड़ा खड़ा माफी के शब्द टाइप कर रहा था और फिर डिलीट कर रहा था। एंड में मैंने बस 3 शब्द भेजे, सॉरी टू यू। पर फू किंगवांग ने मुझे पहले ही ब्लॉक मार रखा था। मैसेज जाने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने स्क्रीन पर वो लाल एक्सक्लेमेशन मार्क देखा और एक बेबसी वाली हंसी हंस पड़ा। फू किंगवांग के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, ये समझना मेरे छोटे से भेजे के बस की बात नहीं थी। खैर, डिपार्टमेंट की ये पार्टी टाइम से पहले ही फुस हो गई। कलीग्स टोलियां बनाकर बाहर की तरफ निकलने लगे। तभी मेरा फोन थरथराया। मैंने भौहें सिकोड़ी कि कहीं किसी क्लाइंट का फोन ना हो, इसलिए जल्दी से उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? पर फोन के दूसरी तरफ से बस अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। शैन, ऑफिस का जो हिसाब किताब है वो मैं तुमसे फुर्सत में चुकता करूंगी। आवाज को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई लड़का बोल रहा है या लड़की। तो मैंने बिना कोई भाव दिए सीधे फोन काट दिया। ये जियांग जियांग फिर कौन सा नया चूतियापा कर रही है? लगता है आज रात कुछ तगड़ा कांड होने वाला है। थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आज रात सबने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, इसलिए सब कैब ढूंढ रहे थे। जियांग जियांग चाहे जो भी तिकड़म भिड़ा ले, इस टाइम मेरे पैर पकड़कर उससे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अबे, वो फू किंग हुआंग की गाड़ी नहीं है क्या? पूरी मंडली ने एक साथ सड़क के किनारे नजर दौड़ाई। एक चमचमाती काली सेडान कार हमारे बगल से सरसराती हुई निकल गई। पीछे से मियान की वो चुड़ैल जैसी हंसी गूंजी। मैनेजर थाई का थोबड़ा भी सड़ा हुआ लग रहा था। लाम हुक ने जब मियान को ऐसे हंसते देखा तो उसे रहा नहीं गया और बोला, पागल हो गई है क्या साली? मियान का मानसिक संतुलन फिर से हिल गया है क्या? मियान पूरे शाम से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मैं क्यों हंस रही हूं? मैं इसी मौके की ताक में थी। मैं तो उस बड़बोले पर हंस रही हूं जिसे अपनी बेइज्जती का एहसास ही नहीं है। जबान तो ऐसे चलाता है जैसे मिस फू इसकी जेब में रहती हो। अपनी औकात देखना भूल गया साला। फू किंगहुआंग क्या ऐरे गहरे नत्थु खैरे से दोस्ती करेगी? वो हमेशा से कितनी कड़क और हाई क्लास रही हैं। तुम्हें क्या लगता है मिस फू कोई धर्मशाला खोलकर बैठी हैं कि कोई भी मुंह उठाकर उनसे सेटिंग कर लेगा? जैसे ही लाम हुक उसे करारा जवाब देने लगा, तभी उस लग्जरी कार के पीछे आ रही दूसरी गाड़ी अचानक हमारे ठीक सामने आकर रुक गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठी थी फू किंगवांग की पर्सनल असिस्टेंट झाओ किंगवेई। मियान की तो घिघी बंद गई और मैनेजर थाई ने फुर्ती दिखाते हुए आगे बढ़कर असिस्टेंट झाओ को मक्खन लगाना शुरू किया। अरे मैडम, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। झाओ किंगवेई ने उसे इग्नोर मारते हुए हाथ हिलाया, सीधे मेरी तरफ देखा और बोली, मिस्टर शेन, अगर काम को लेकर कोई भी जरूरत हो तो आप इस बिजनेस कार्ड पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक पल के लिए चौंका, फिर तुरंत संभल कर असिस्टेंट झाओ से पूछा, क्या मुझे मिस फू से मिलने का टाइम मिल सकता है ताकि मैं पर्सनली उनसे माफी मांग सकूं? झाओ किंगवेई ने हाँ में सिर हिलाया। मैं मिस फू से पूछकर देखूंगी कि उनके पास टाइम है या नहीं। उसने सीधे मना नहीं किया, जिससे मेरी जान में जान आई। आपको परेशान करने के लिए थैंक्स। असिस्टेंट झाओ आराम से गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। उस वीआईपी गाड़ियों के काफिले को जाते देख बाकी कलीग्स के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया। लाम हुक ने मियान के उतरे हुए पीले चेहरे को देखा और ताना मारा, कुछ लोगों को अपनी बकवास जबान बंद ही रखनी चाहिए, वरना कब किसकी बजा दे और उन्हें पता भी न चले। मैंने उस बिजनेस कार्ड को हाथ में लिया और मन में सोचा कि भले ही ये सिर्फ झाओ किंगवेई का पर्सनल नंबर था, पर कम से कम फू किंग हुआंग ने मुझे एक चांस तो दिया था। इसका मतलब वो मेरी सफाई सुनने को तैयार थी। मुझे इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। माहौल को अपने खिलाफ देख मियान तुरंत एक टैक्सी पकड़कर वहां से 9-2-11 हो गई। लाम हुक मेरे साथ रुका रहा ताकि बाकी सबको विदा कर सके। टैक्सी में बैठने से पहले उसने मुझे याद दिलाना नहीं भूला, तू भी तो गाड़ी से आया था। अगर मूड ना हो तो ड्राइवर बुला ले। जो भी बखेड़ा है कल ऑफिस जाकर सॉर्ट कर लेंगे। मैंने उसके लिए कार का दरवाजा बंद किया और हाथ हिलाकर कहा, चल ठीक है, मेरी फिक्र मत कर। घर जाकर नींबू पानी या कुछ पी लेना, टेंशन मत ले। मैं इतना हट्टा कट्टा लौंडा हूं, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। टैक्सी को जाते देख मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठने लगा ताकि आराम से ड्राइवर बुक कर सकूं, मैंने देखा पैसेंजर सीट पर कोई फालतू चीज रखी थी। साफ दिख रहा था कि किसी ने गंदा मजाक किया था। मैंने तुरंत गेट बंद किया, गाड़ी लॉक की और सीधे पुलिस स्टेशन जाने का सोचा। पर अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि मुझे एहसास हुआ कोई साला मेरा पीछा कर रहा है।
मैंने खुद को शांत रखा और मन में सोचा, कहीं उस कमीनी जियांग जियांग ने गुंडे तो नहीं भेज दिए बदला लेने के लिए। धत्त तेरे की, मुझे यहां से फौरन कटना होगा। तभी एक जोरदार हेडलाइट चमकी, कोई गाड़ी से उतरा और उसने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झटके से अपना हाथ घुमाया, चिल्लाने ही वाला था कि क्या बकवास है, किसने भेजा है तुझे। पर जैसे ही मैंने उसका वो कातिलाना चेहरा देखा, मैं वहीं जम गया। वो फू किंगख्वांग थी। पर वो यहां क्या कर रही थी? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों भाग रहे हो? मेरी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर किसी ने कुछ कचरा रख दिया है। मुझे शक है कि जियांग जियांग ने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करवाई है। मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा था कि देखा कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए मैं बस जान बचाकर भाग रहा था। फू किंगवांग ने मेरी बात सुनी और सीधे अपने बॉडीगार्ड को हुक्म दिया कि जाकर इसकी गाड़ी चेक करो और पुलिस में मामला दर्ज करवाओ। जी मैम। ऑर्डर सुनते ही बॉडीगार्ड तुरंत काम पर लग गया। मैं वहीं बुत बना खड़ा रहा। मेरा दिमाग अभी भी उसी डर के साए में घूम रहा था। इसी बीच फू किंगहुआंग ने अपनी कार का गेट खोला। अंदर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैं टस से मस नहीं हुआ, अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। जब काफी देर तक मैंने कोई हरकत नहीं की तो फू किंग हुआंग ने मुझे एक तीखी नजर से घूरा। क्या हुआ? फिर से नखरे दिखाने हैं? जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। ठीक है, फिर मिस फू को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी मुझे छोड़ने के लिए। जैसे ही वो जाने लगी, मेरे मुंह से ये शब्द निकले। फू किंगहुआंग हल्के से मुस्कुराई। आज इतने सीधे कैसे बन गए? मुझे लगा सीधे मुंह मना कर दोगे। मैं बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं सूझा। क्या मिस फू अभी अभी यहां से नहीं गई थी? गाड़ी में बैठने के बाद मैंने चुटकी ली। क्या आप मेरी हर हरकत पर इतनी नजर रखती हैं? कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वो गाड़ी जो मैंने चौक पर देखी थी और जिसे सब बोल रहे थे कि चली गई, क्या वो आपकी नहीं थी? मुझे उसके मजे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हुए फू किंग हुआंग निःशब्द दिखी। उसने धीरे से आह भरी। मैं तो शुरू से यहीं थी। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो गाड़ी मेरी ही थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसकी बात को अनसुना करते हुए टॉपिक बदल दिया। आज के लिए थैंक्स। शुक्र है आप वहां थी। फू किंगहुआंग का बात करने का मूड अचानक खत्म हो गया। मैं कोई तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं रुकी थी। उसकी आवाज फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं थी। वो बस चिढ़ रही थी। मैं तो बस यहां थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। मेरा कोई इरादा नहीं था उसका वेट करने का। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो किस हाल में है। फू किंगहुआंग को ऐसे उखड़े हुए सुनते देख मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। कार का माहौल एकदम अजीब हो गया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से हमें दो चार बार ताड़ा और एंड में रिस्क लेते हुए पूछा, प्रेसिडेंट फू, घर चलना है या? फू किंगहुआंग ने मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल सुन्न बैठा था और बोली, चिचुआन रेजिडेंस चलो। कार में सन्नाटा पसरा हुआ था। फू किंगहुआंग ने भी आंखें बंद कर लीं और रेस्ट करने लगी। और मेरी तो सांसें अटकी हुई थी। दिमाग एकदम टाइट था। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था कि जो फू किंगहुआंग इतनी पत्थर दिल और कड़क मशहूर है, वो मुझ जैसे ऐरे गहरे बंदे की इतनी परवाह क्यों कर रही थी, जिससे वो बस दो चार बार ही मिली थी। क्या ये बस उसका कोई नया शगल या टाइम पास था? शुक्र है, रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। जब हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जैसे ही मैं उतरने लगा, मैंने मुड़कर फू किंगहुआंग को देखा। मेरी नजरें भांप कर वो बोली, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? उतरो गाड़ी से। क्या हुआ, आज रात कार में ही सोने का इरादा है क्या? मैंने फुर्ती से गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं जैसे ही बाय बोलने वाला था, फू किंगवांग ने टशन में मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ गई। मैं उसके बगल में कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने दाग दिया, जिगर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। वो जियांग जियांग कैसी बदतमीज औरत है। तुमने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था क्या? फू किंग हुआंग की आवाज और कड़क होती जा रही थी, जैसे वो मुझे डांट रही हो। यह सुनकर मैं रुका और सफाई दी। भले ही मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, पर मुझे उसके पास्ट का कुछ नहीं पता था। और वैसे भी मेरा मानना है कि जब दो लोग साथ हों तो प्रेजेंट और फ्यूचर देखा जाता है, पास्ट का कचरा नहीं। इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फू किंगवांग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूं। फिर वो अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ घूरा। हाँ हाँ, बोलो, बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो। इस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने खड़ूस बॉस को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा हूं। मैंने फू किंग हुआंग का चेहरा ताड़ा, देखा कि वो थोड़ी शांत है। तो मैंने आगे कहा, रही बात उस धोखे की, तो मैं मानता हूं कि मैंने थोड़ा दिमाग चलाया था। पर जियांग जियांग ने मुझे बार बार चूना लगाया, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। लेकिन मिस फू, आपसे मुझे माफी मांगनी ही होगी।
मुझे आपके रिजेक्शन के बाद ऑफिस के लोगों के सामने आपके नाम की डींगे नहीं हाँकनी चाहिए थी, सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए। इतना कहकर मैंने चुपके से फू किंगहुआंग का रिएक्शन देखा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद उसने एक ठंडी सांस ली और धीरे से बोली, लड़कियां चुनने की तुम्हारी चॉइस कतई घटिया है। मैं उस बात का ताना समझ गया था। वो मुझे एक नंबर का गधा समझ रही थी, जो जियांग जियांग जैसी सड़ी हुई लड़की के साथ प्यार का खेल खेल रहा था, बजाय इसके कि उसके जैसी टॉप क्लास औरत के साथ कनेक्शन रखता। पर वो इतनी हाई क्लास और पहुंच से बाहर थी कि मेरी वैसे भी हिम्मत नहीं होती थी हवा में उड़ने की। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए जब अपार्टमेंट की लॉबी में पहुंचे और गेट खोलने ही वाले थे, तो मुझे एहसास हुआ कि फू किंगहुआंग अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने अपना सिर घुमाया और उसे घर के अंदर आने का न्योता दिया, ताकि बात ज्यादा रोमांटिक न लगे। क्या मिस फू ऊपर घर में आकर थोड़ी देर बैठना चाहेंगी? आखिर एक हैंडसम लड़का और इतनी हसीन लड़की दरवाजे पर खड़े थे, तो उसे सीधे भगा देना भी ठीक नहीं लगता। फू किंगहुआंग ने मेरा चेहरा देखा और धीरे से हंस पड़ी। वो सीधे मना करने ही वाली थी कि तभी अगले ही सेकंड जियांग जियांग साली, जो कब से घात लगाकर बैठी थी, अचानक सामने टपक गई। शेन शेन शेन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मान जाओ ना। क्या हम फिर से पैचअप कर सकते हैं? अब से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शरीफ बनकर रहूंगी। मैंने हैरान होकर उस पागल जैसी हरकतें कर रही लड़की को देखा। इस टाइम फू किंगहुआंग ने जियांग जियांग को देखा, अपनी भौहें चढ़ाई और बोली, जियांग जियांग, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई नौटंकी की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधे जेल भिजवा दूंगी। इतना कहकर उसने अपने बॉडीगार्ड को आंख से इशारा किया। बॉडीगार्ड ने तुरंत जियांग जियांग को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गया। एक बार फिर वहां सिर्फ हम दोनों बचे थे। तभी फू किंगहुआंग बोली, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये जगह तुम्हारी सेफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगा वो मुझे किसी होटल में भिजवाएगी, पर जब गाड़ी एक हाई सिक्योरिटी वाली वीआईपी सोसाइटी में घुसी, तब जाकर मुझे समझ आया कि वो मुझे सीधे अपने घर ले आई थी। कॉरिडोर की लाइट जली और फू किंग हुआंग का वो आलीशान आशियाना मेरी आंखों के सामने था। फू किंग हुआंग का रुतबा वहां साफ दिख रहा था। गेट से लेकर अंदर तक सब कुछ एकदम सिंपल पर कतई आलीशान था। इंटीरियर बहुत ही क्लासिक था। यहाँ तक कि गैलरी की दीवारों पर जो महंगी पेंटिंग्स टंगी थीं, उनका स्टाइल ही अलग लेवल का था। फू किंग हुआंग आगे आगे चल रही थी। उसने मुड़कर मुझसे कहा, कोई बात नहीं, जूते उतारने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे चला। लिविंग रूम बहुत बड़ा था, एकदम मॉडर्न डिजाइन। देखकर लग रहा था कि फू किंगहुआंग खुद यहाँ बहुत कम रहती थी, क्योंकि घर में रहने का कोई खास निशान नहीं था। उसे सीधे दूसरे फ्लोर पर चढ़ते देख मैंने भी फुर्ती से उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। कॉरिडोर के एंड में बने एक कमरे के पास पहुंचकर फू किंगहुआंग मुड़ी और बोली, ये तुम्हारा कमरा है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ चुपचाप। मुझे वही स्टैच्यू बना खड़ा देख फू किंगवांग ने मजे लिए। क्या हुआ? कमरा पसंद नहीं आया क्या? या सीधे मास्टर बेडरूम में सोने का इरादा है? यह सुनते ही मेरे कान एकदम लाल हो गए और मैंने घबराकर सफाई दी। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसीलिए सोच रहा था कि कहीं आपका बॉयफ्रेंड बुरा न मान जाए। यह सुनकर फू किंगहुआंग हैरान रह गई। किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? ये फालतू अफवाह कहां से सुनी तुमने? उसने कुछ सेकंड के लिए मेरी शॉक हो चुकी शक्ल को देखा। उसे कुछ सूझा नहीं। मुझे भी थोड़ी शर्म सी महसूस हुई। मैं बात खत्म करने ही वाला था कि तभी उसकी आवाज आई, वैसे अब तुम जियांग जियांग के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें उससे दिल लगाने का कोई पछतावा है? मैं सोच में पड़ गया। बिना किसी का पास्ट जाने उससे रिलेशनशिप में आना एक नंबर की बेवकूफी थी। इसलिए अब पछताना तो बिल्कुल लाजमी था। पर फू किंगहुआंग ने मेरा जवाब सुनने का वेट भी नहीं किया और सीधे मास्टर बेडरूम में घुस गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, तब जाकर पूरा माजरा मेरे भेजे में घुसा। क्या फू किंगहुआंग मेरे बंदी चुनने के स्टैंडर्ड का मजाक उड़ा रही थी? साला, दिमाग का दही हो गया था। पर मेरे पास पलटकर बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। एक ठंडी सांस लेकर मैं वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा। फिर दरवाजा ढकेला और अंदर घुसा, अपना सामान उठाया और सीधे बाथरूम में चला गया। मेरे भेजे में अभी भी यही चल रहा था कि कल सुबह उसे ढंग से सॉरी कैसे बोलूंगा। मुझे सच में भयंकर शर्म आ रही थी। खैर छोड़ो, कल की बात कल देखेंगे। अभी मेरा मेन काम था कड़क नींद लेना। आखिर कल सुबह उठकर ऑफिस की मजदूरी पर भी तो जाना था। उधर मास्टर बेडरूम में फू किंगहुआंग बाथरोब पहनकर वाइन गटक रही थी। तभी उसका फोन बजा और उसने उठाया। हेलो, जो भी बकवास है जल्दी बोलो।
दूसरी तरफ से फुल शोर आ रहा था। लू नियान नियान ने मजे लेते हुए पूछा, तुम तो अकेले घर गई थी ना, फिर उस शेन को अपने घर क्यों ले आई? फू किंग हुआंग खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर पेड़ों की हिलती परछाइयों को देख रही थी। उसकी टोन एकदम ठंडी थी। मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं उसे लाई तो लाई, क्या इसके लिए कोई वजह चाहिए? लू नियान नियान की बोलती बंद हो गई। फिर उसने टांग खींचते हुए कहा, किंग हुआंग, तुम बड़ी शातिर हो, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा दिल उस शेन पर आ गया है? फू किंग हुआंग ने यह सुना तो सीरियस होकर बोली, क्या मैं खुली आंखों से तमाशा देखती कि जियांग जियांग उस शेन को कूट कर रख दे? इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। लू नियान नियान ने मुंह सिकोड़ा और बड़बड़ाई, किंग हुआंग, मेरे सामने अनजान मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा क्या मतलब है। फू किंगवांग ने वाइन का ग्लास टेबल पर पटका। अगर 2-3 दिन की जान पहचान में ही प्यार होने लगता तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स की लाइन लू खानदान के गेट से लेकर सीधे A10 तक लगी होती। इतना बोलकर उसने तुरंत फोन काट दिया। फू किंग हुआंग ने मन में सोचा, क्या मैं ज्यादा दिमाग चला रही हूँ? पर लू नियान नियान के हाव भाव से साफ लग रहा है कि वो शेन को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही है। अजीब चूतियापा है, सच में बहुत अजीब है। क्या मैंने कोई गलत फैसला ले लिया? अगर मुझे पता होता तो मैं शेन को अपने घर कभी नहीं लाती। अब तो रायता फैल गया। लू नियान नियान को भी भनक लग गई। इधर मैं हाथ मुंह धोकर गेस्ट रूम में लेटा हुआ था, पर साला मुझे नींद नहीं आ रही थी। लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये फू किंगहुआंग मेरे साथ चाहती क्या है? क्या वो सच में बस तरस खाकर मुझे यहां लाई है? जितना मैंने सोचा उतना ही मेरा दिमाग शॉर्ट होता गया। जब मैं करवटें बदल रहा था तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। मैं झटके से उठकर बैठ गया। मेरा दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा। साली, वो इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आ रही थी? कहीं उसका इरादा मुझे... शैन, सो गए क्या? मैंने 1 सेकंड सोचा, फिर पूछा, प्रेसिडेंट फू, इतनी रात को कोई अर्जेंट काम है क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें चेक करने आई थी, जल्दी सो जाओ। इतना कहकर फू किंगहुआंग के कदमों की आवाज दूर चली गई और मुझे भी भयंकर वाली नींद आ गई। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अलार्म बजा और मेरी नींद खुली। मैं बेड से उतरा और फ्रेश हुआ। जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, मुझे नीचे बातचीत की आवाज सुनाई दी। मालूम पड़ा कि फू किंगहुआंग की पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी दोनों हाजिर थीं। फू किंगहुआंग सोफे पर बैठकर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुन रही थी। जैसे ही उसे मेरे आने की भनक लगी, उसने सिर उठाकर मेरी तरफ एक नजर मारी। अभी का सीन यही है, तुम लोग जाकर इसे संभालो। कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत रिपोर्ट करना। जी वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़े अदब से जवाब दिया और चुपचाप बाहर खिसक गई। नीचे फिर से सन्नाटा छा गया। जब तुम तैयार हो जाओ तो नीचे आ जाओ, अब यहाँ कोई बाहरी बंदा नहीं है। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया, नीचे गया और फू किंग हुआंग को विश किया। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट फू, जाओ नाश्ता कर लो, नाश्ता रेडी है। तभी मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। साला वहां दुनिया भर का नाश्ता सजा हुआ था। एशियन से लेकर यूरोपियन डिशेस तक सब कुछ था। टेबल पर नाश्ता कतई भारी था। मुझे अचानक याद आया कि नॉर्मली तो मैं ज्यादा सोने के चक्कर में नाश्ता इग्नोर ही कर देता था। आज जाकर मुझे राजाओं वाला खाना नसीब हुआ था। मैंने कुर्सी खींची, बैठ गया और फू किंग हुआंग की तरफ देखा। आप नाश्ता नहीं कर रही हैं? भूख नहीं लगी क्या? सोफे पर बैठी फू किंग हुआंग फोन पर मैसेज टाइप करते हुए बोली, मैंने खा लिया, तुम पेट पूजा करो। वैसे अगर आज तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो मैं कहूंगी कि एक दिन की छुट्टी ले लो और पुलिस स्टेशन जाकर जियांग जियांग का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दो। और ऑब्वियसली असिस्टेंट जाओ तुम्हारी हेल्प के लिए साथ जाएगी। यह सुनकर मैंने दबे स्वर में पूछा, तो अगर हम जियांग जियांग पर केस करते हैं तो उसे क्या सजा मिलेगी? ये पूरा सीन इस बात पर डिपेंड करता है कि पुलिस वाले इसे कैसे हैंडल करते हैं और तुम अपनी कहानी कैसे बताते हो। वैसे ये बात बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। और हाँ, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पर मुझे डर इस बात का है कि इस कांड के बाद जियांग जियांग कहीं पहले से ज्यादा पागल ना हो जाए। ऐसा सोचकर उसने एक हल्की सांस ली। खैर टेंशन मत लो, इस केस की जांच इतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली। कम से कम वो शॉर्ट टर्म में तो तुम्हारी खोपड़ी खाने नहीं आएगी। जियांग खानदान के आपसी झगड़े और जियांग जियांग के पुराने कारनामे ही उनके सिरदर्द के लिए काफी हैं। मैं फू किंग हुआंग के काम करने और बोलने के स्टाइल को अच्छे से ताड़ गया था। समझ गया था कि अभी मुझे कोई खतरा नहीं है।
तभी उसने अचानक पासा पलटा। आज लंच में क्या चबाना है तुम्हें? मैं शेफ से बोलकर बनवा देती हूँ। मुझे अचानक झटका लगा कि इसका मतलब हम साथ में लंच करने वाले हैं। मैंने दिमाग चलाया कि अगर मैं मना कर दूंगा तो क्या फू किंग हुआंग जियांग जियांग के मैटर से हाथ खींच लेगी? मैंने काफी देर सोचने के बाद पूछा, प्रेसिडेंट फू, क्या मैं ये समझूं कि आपको मेरे साथ टाइम बिताना पसंद है, इसीलिए आप मेरी इतनी परवाह कर रही हैं और असिस्टेंट जाओ को मेरी हेल्प के लिए लगाया है? फू किंगहुआंग ने ये सुना तो ठंडे लहजे में बोली, अगर ऐसा है भी तो क्या उखाड़ लोगे? अगर मुझे अच्छे से याद है तो हर बार तुम खुद ही दुम हिलाते हुए मेरे पास आए थे। बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि इस रिश्ते में हम दोनों बराबरी पर हैं। तो बेहतर यही होगा कि फ्यूचर में हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में ज्यादा उंगली न करें। जब जरूरत हो फोन करके अपॉइंटमेंट ले लें या किसी फिक्स टाइम पर मिल लें। आपका क्या ख्याल है? फुकिंग हुआंग ने जब मेरी ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। फिर एक पल के लिए चुप हुई और शक से पूछा, क्या तुम्हें डर है कि तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट्स भी ठुकरा दोगे? मैं जानता था कि वो ऐसा ही रिएक्शन देगी। मैं अच्छे से ताड़ गया था कि फू किंग हुआंग के साथ रहने से मुझे बहुत फायदा होगा और बड़े बड़े रईसों से सेटिंग हो जाएगी। पर मैं अपना पूरा फ्यूचर किसी और के भरोसे दांव पर नहीं लगाना चाहता था। एक नॉर्मल दोस्ती रखना, एक दूसरे की इज्जत करना और बिना किसी पाबंदी के रहना ही काफी था। जरूरत पड़ने पर मिलो, कोई पैसों का चक्कर ना हो, ताकि जब अलग हो तो दिल पर बोझ ना रहे। हाँ, सही कहा। मैंने आखिरकार मुंह खोला। अगर वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम इन फालतू के गिफ्ट्स के ड्रामे को दूर ही रखें। कल को अगर हमारा ब्रेकअप हुआ, तो हिसाब किताब करना बड़ा चूतियापा बन जाएगा। मैं समझ गई। फू किंगवांग ने हाँ में सिर हिलाया और बेरुखी से बोली, ये भी ठीक है, इससे सब कंफर्टेबल रहेंगे। इतना कहकर वो मेरे रिएक्शन की परवाह किए बिना सीधे बाहर निकल गई। जब असिस्टेंट झाओ अंदर आई तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर उसके पीछे भागने ही वाला था। उसने मेरी हरकतें देखी और धीरे से याद दिलाया, मिस्टर शेन, आपकी गुफा यानी आपके घर की अभी भी चेकिंग चल रही है। यह सुनकर मैंने अपना सामान पटका, भौहें चढ़ाई और असिस्टेंट छाओ से पूछा, क्या ये प्रेसिडेंट फू का दिमाग है? छाओ किंगवेई मुस्कुराई पर मुंह नहीं खोला। मैं तुरंत पूरा सीन समझ गया। सामान रखा और बोला, तो फिर चलो, कटते हैं यहां से। मामला जल्दी निपटाना ही सही था। अगर फू किंग हुआंग ने मुझे तुरंत लात मारकर बाहर नहीं निकाला, तो इसका मतलब उसने मेरी बात मान ली थी। जब डील पक्की हो गई तो ज्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने का कोई मतलब नहीं था। गाड़ी पहले से ही गेट पर खड़ी थी और दिन के उजाले में वो सोसाइटी कतई जहर लग रही थी। कार में बैठते ही असिस्टेंट झाओ ने मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट की फाइल थमाई। ये मिस जियांग का कल रात का बयान है। ये केस मैनली पीछा करने और धमकी देने का है। आपको बाकी फालतू चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसे अच्छे से ठिकाने लगा देंगे। मैंने जियांग जियांग का वो बकवास बयान देखा, जिसमें वो दावा कर रही थी कि ये तो बस लैला मजनू के बीच का एक छोटा सा प्रैंक था। मैंने एक जोरदार ठहाका मारा और बोला, मैं किसी आपसी समझौते के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा, जैसा मैंने पहले सोचा था। वाइस प्रेसिडेंट ने भी यही कहा था। और तो और, उन्होंने इस चूतियापे को सुलझाने के लिए आपके लिए एक धाकड़ वकील भी ढूंढ लिया है। मैंने अपनी भौहें तानी और मन में सोचा कि इस काम के लिए मुझे फू किंग हुआंग को कड़क वाला थैंक यू बोलना पड़ेगा। उसे इस फालतू के लफड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने मेरी लंका डूबने से बचा ली। फिर मैंने धीरे से सिर हिलाया। वाइस प्रेसिडेंट का सच में बहुत बहुत थैंक यू। और असिस्टेंट झाओ, आपको भी बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए। असिस्टेंट झाओ चुपचाप मेरे बगल में बैठी रही। जब हम पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तब उसने मुझे अलर्ट करते हुए कहा, मिस्टर और मिसेस जियांग कल रात ही आ चुके हैं। उनके दिमाग का पारा बहुत हाई है, तो मैं यही कहूंगी कि उनसे सीधे मुंह मत लगना। यह सुनकर मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं जियांग जियांग के साथ चक्कर चला रहा था। एक बार शॉपिंग करते वक्त मैं इत्तेफाक से उसके माँ बाप से टकरा गया था। भले ही मुझे पूरी बात याद ना हो, पर उनका वो घमंडी और नीचा दिखाने वाला स्टाइल मैं कभी नहीं भूल सकता। जो भी हो, मैं खुद आगे बढ़कर पंगा नहीं लूंगा, मैंने मन में सोचा। पर जियांग जियांग के उन खूसट माँ बाप का कोई भरोसा नहीं था। आखिर जियांग जियांग जैसी चुड़ैल को पाला है, तो माँ बाप भी कोई दूध के धुले नहीं होंगे। जैसे ही मैं और असिस्टेंट झाऊ ने पुलिस स्टेशन के अंदर पैर रखा, एक औरत की तीखी चुड़ैल जैसी आवाज मेरे कानों से टकराई।
ये रहा वो छोटे दिल का लल्लू लड़का, तू मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है ना। मैंने मुड़कर देखा। मिस्टर और मिसेस जियांग गुस्से में लाल होकर मुझे घूर रहे थे। वो बुढ़िया तो साली मुझे कूटने के लिए आगे बढ़ने लगी। असिस्टेंट झाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो उसे रोकने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनकी तरफ ठंडे दिमाग से देखा और मजे लेते हुए हंसा। क्या हुआ? अब मारपीट करने का इरादा है क्या? थोड़ा तो अक्ल का इस्तेमाल करो। मैं यहाँ असली विक्टिम हूँ। किस कानून के तहत मैं अपनी सेफ्टी के लिए कदम नहीं उठा सकता? मिसेस जियांग ने मेरी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, अपनी ये शरीफ बनने की एक्टिंग बंद करो। इतने बड़े मर्द होकर भी इतना छोटा दिल है तुम्हारा। मेरी बच्ची ने तो बस छोटा सा मजाक ही तो किया था। मिसेस जियांग, यहाँ मुझसे फालतू बहस करने के बजाय अपनी उस लाडली बेटी के कारनामों पर नजर डालो। अगर उसने मेरी लंका लगाने की कोशिश न की होती, तो मुझे उसकी बजाने का कोई शौक नहीं था। मिसेस जियांग गुस्से के मारे हांफने लगी। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मिस्टर जियांग ने उसकी पीठ थपथपाई जैसे उसे शांत कर रहा हो, फिर मेरी तरफ देखकर भौंका। मिस्टर शेन, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े राजा हरीश चंद्र हो? तुम हमारी जियांग जियांग को सिर्फ पैसों के लालच में यहां फंसा रहे हो ना? जियांग जियांग हमारी बच्ची है। बचपन से आज तक वो बहुत सीधी सादी रही है। अगर तुम जैसे घटिया लोगों ने उसका दिमाग न खराब किया होता, तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। मैं इस फालतू की बकवास से पूरी तरह पक चुका था। मैंने पास खड़े पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा, आप सबने सुन लिया ना? ये लोग मुझ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मैं इस जियांग खानदान के साथ कोई आपसी समझौता नहीं करूंगा और न ही किसी बातचीत के मूड में हूं। मुझे सिर्फ कानून पर भरोसा है। कानून जो भी सजा देगा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। मिसेस जियांग, सच में तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। आंखों पर पट्टी बंधी है तुम्हारे। गालियां खाने से मेरा कुछ नहीं घिसने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक काम कानून के मुताबिक हो रहा है, मुझे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं है। इसी टाइम जब लू नियान नियान फुदकती हुई फू किंगहुआंग के केबिन में घुसी, तो उसके फोन पर असिस्टेंट झाओ का भेजा हुआ वॉइस नोट चल रहा था। आवाज सुनते ही फू किंगहुआंग ने ऑडियो पॉज किया, सिर उठाया और पूछा, आजकल कुछ ज्यादा ही ठाली बैठी हो। क्या तुम रोज मुंह उठाकर मेरे ऑफिस चली आती हो? क्या तुम्हारा खुद का केबिन कंफर्टेबल नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मुझे यहां आने का शौक चढ़ा है? लू नियान नियान ने फू किंगहुआंग को एक सड़ी हुई नजर से देखा और नखरे से बोली, किंगहुआंग, तुम बात को इतना क्यों खींच रही हो? बहुत से लोग मुझसे जियांग जियांग के केस को लेकर माथा पच्ची कर रहे हैं। अगर हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का दीवाला निकल गया, तो क्या होगा? तुम ऐसे ही सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकती। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आई थी। फू किंगहुआंग ने कॉफी की चुस्की ली, प्रोजेक्ट के लफड़े को भाव भी नहीं दिया और ठंडी टोन में बोली, गलत काम किया है तो उसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्या ये बेसिक सी बात भी अब किसी को सिखानी पड़ेगी? बाकी का हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। सब के सब पालतू का रायता फैला रहे हैं। लुनियान नियान ने यह सुना तो अपनी भौहें चढ़ाई, सोफे पर बैठ गई और बोली, तो इसका मतलब मैडम जियांग के आने वाले दिन कतई नरक होने वाले हैं। लुनियान नियान ऑब्वियसली जियांग जियांग के लिए भीख नहीं मांगने वाली थी, बस थोड़ा सा मजे ले रही थी। पर फू किंग हुआंग ने टॉपिक ही बदल दिया। बाद में सोंग शुई ने अपने मजनू के लिए बर्थडे पार्टी रखी है। तुम आ रही हो क्या? फू किंगहुआंग ने मन में टाइम कैलकुलेट किया, अंदाजा लगाया कि मैं शायद अब पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाला हूंगा, तो उसने चालाकी से मना कर दिया, मेरी पहले से ही सेटिंग है कहीं की, तुम लोग जाओ, मजे करो। बयान दर्ज कराने के बाद मैं और असिस्टेंट जाओ पुलिस स्टेशन से बाहर आए और वो मुझसे बोली, मिस्टर शेन, अगर और कोई चूतियापा नहीं बचा है तो मुझे पहले कंपनी भागना होगा। असिस्टेंट झाओ ने अपनी घड़ी देखी। साफ दिख रहा था कि उसे काम निपटाने की भयंकर जल्दी थी। मेरी फिक्र मत करो, मैंने उसका माइंड रीड कर लिया और बोला, आप ड्राइवर के साथ जाओ, आप भी बिजी हो, फालतू में आपका काम लेट हो जाएगा। असिस्टेंट झाओ मेरी बात सुनकर एक सेकंड के लिए रुकी, फिर हल्की सी मुस्कुराई। तो मैं चलती हूँ मिस्टर शैन, वाइस प्रेसिडेंट के साथ लंच डेट भूल मत जाना। साला, मैं तो इस बात को बिल्कुल भूल ही गया था। मैंने थैंक्स बोलते हुए कहा, असिस्टेंट जाओ, बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अब जब जियांग जियांग का भूत उतर चुका है तो मुझे अपनी सेफ्टी की ज्यादा टेंशन नहीं है। पर सेफ्टी के लिए असिस्टेंट झाओ ने मेरे पीछे दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड छोड़ दिए। मैं बड़े टशन में सड़क पर टहलने लगा।
मन में सोचा कि जब आज सुबह की छुट्टी ले ही ली है तो ऑफिस भागने की कोई जल्दी नहीं है। पता नहीं उस बुड्ढे को कहां से भनक लग गई थी, पर आज मैनेजर थाई भी कुछ ज्यादा ही शरीफ बन रहा था। मैंने छुट्टी मांगी और साले ने तुरंत हाँ कर दी। ऊपर से बोला कि कोई जल्दी नहीं है, सारा रायता साफ करके ही ऑफिस आना। इसलिए मैंने सोचा कि इस खाली टाइम का यूज करके ये सोचूं कि फू किंग हुआंग को कड़क तरीके से थैंक यू कैसे बोलना है। उधर दूसरी तरफ असिस्टेंट जाओ ने तुरंत फू किंगवांग को फोन खड़काया। वाइस प्रेसिडेंट, सारा काम चकाचक निपटा दिया है। मैंने आप दोनों के लंच के लिए एक बढ़िया रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया है। टाइम होते ही आप और मिस्टर शेन सीधे पेट पूजा करने पहुंच जाना। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या, जो दूसरों के फटे में टांग अड़ा रही हो? असिस्टेंट झाओ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने मन में सोचा कि वाइस प्रेसिडेंट तो अंदर ही अंदर फुल खुश हैं। बस उम्मीद नहीं थी कि वो इस शेन को इतनी जल्दी इतना भाव देने लगेंगी। लगता है फ्यूचर में मुझे भी इस लौंडे से तमीज से ही बात करनी पड़ेगी। रही बात मेरी, तो मैं अभी सोच ही रहा था कि वापस अपने फ्लैट पर जाकर चक्कर मारूं या नहीं, तभी मेरा फोन बज उठा। देखा कि मौसी का फोन था। मेरे दिमाग की बत्ती जली कि साला कुछ तो गड़बड़ है। मौसी मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रही हैं? क्या कोई नया कांड हो गया? मैंने तुरंत फोन उठाया। हेलो मौसी, क्या बात है? सब ठीक तो है? मेरी आवाज सुनकर मौसी थोड़ी हिचकिचाई। शैन, तुम तुम फ्री हो क्या अभी? हाँ मौसी, क्या हुआ? जो भी बात है साफ साफ बताओ। तब जाकर उन्होंने पूरा रायता खोला। हाय राम, मैं तो ठीक हूँ, पर वो यांग तियान ले है ना, उसने स्कूल में किसी की खोपड़ी फोड़ दी है। तुम्हारे फूफा और मैं शहर से बाहर हैं, इसलिए तुम्हें ही वहां दौड़ भाग करनी पड़ेगी। मैं समझ गया मौसी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अभी सीधे हॉस्पिटल पहुंचकर सीन चेक करता हूँ। फोन रखकर मैंने एक ठंडी सांस ली और एक टैक्सी पकड़कर सीधे पास के सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागा। जब मैंने यांग तियानले को कॉरिडोर के बेंच पर बैठे देखा, तो साला उसका हुलिया कतई भिखारियों जैसा लग रहा था। आने जाने वाले लोग उसे घूर रहे थे। जब उसने लोगों की नजरें देखी, तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। ये देखते ही मैंने उसे तुरंत टोका। यांग तियान ले, अब कौन सा नया चूतियापा करने का इरादा है? अपनी ये मुट्ठी नीचे कर फौरन। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे खूंखार नजरों से घूरा। यांग तियानले ने मुझे देखा, ऊपर से नीचे तक ताड़ा और मुंह बनाकर बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो बुढ़िया फिर से हमारे फटे में टांग अड़ाने आ गई ना। तुम खुद को मेरा बाप समझते हो क्या? तुम जैसे बाहरी लोग हमारे खानदान के मैटर से दूर ही रहें तो बेहतर है। यह सुनते ही मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मैं जोर से चिल्लाया, अपनी बकवास जुबान बंद रख। कान खोलकर सुन ले यांग त्यान ले। मेरी मौसी और तेरे बाप का चक्कर उनकी मर्जी से चल रहा है। अपनी जुबान को थोड़ा साफ रख। यांग त्यान ले ने हंसकर ताना मारा। मर्जी का चक्कर? ये दुनिया की सबसे घटिया कहानी है जो मैंने सुनी है। क्या तुम्हें खुद इस बकवास पर यकीन है? तुम लोग घर में खुद को जो भी चूतिया बनाना चाहो, बनाओ, पर मेरी सगी माँ ने मुझे सब सच बता दिया है। मुझे बच्चा मत समझो। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी, अपनी आस्तीनें चढ़ाई और धीरे से बोला, अगर तेरी माँ इतनी ही बड़ी तोप है, तो वो यहाँ तेरा ये फैलाया हुआ रायता समेटने क्यों नहीं आई? यांग तियानले का थोबड़ा तुरंत उतर गया। उसने मुंह घुमाया और बड़बड़ाया, वो उनका कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए वो नहीं आ पाई। वो जितना बोल रहा था, उतना ही जबरदस्ती का टशन दिखाने की कोशिश कर रहा था, खुद को दिलासा देने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो मुझ पर जोर से चिल्लाया, वो बस अपने काम में बिजी हैं। मेरी माँ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। यहाँ हमारे बीच आग लगाने की कोशिश मत करो। उसकी ये बातें सुनकर मैंने उसका वो झूठा सपना चुटकियों में तोड़ दिया। किस काम में बिजी हैं? मैंने मजे लेते हुए कहा, अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों के साथ गप्पे मारने में ना। यांग तियानले, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सीधे सीधे सुधर जा। अगर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई और रायता ज्यादा फैल गया, तो तुझे सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस वक्त मैं हाथ खड़े कर लूंगा, खुद अपनी लंका बचाना। फिर मेरी ये बात सुनकर यांग त्यानले की आंखों में साफ डर दिख गया। वो हकलाते हुए बोला, क्या क्या सच में इतना सीरियस मैटर है? क्या मुझे सच में जेल जाना पड़ेगा? मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैंने सारा सीन पहले ही पता कर लिया है। यांग त्यानले, तूने अंदर घुसते ही किसी को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या?
चुपचाप घुटनों के बल बैठ और उनसे नाक रगड़कर माफी मांग। अगर उसके अंदरूनी अंगों में चोट आई होगी या उसका पैर ऐसा टूटा कि वो कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाया, तो तेरे खानदान की औकात है क्या हर्जाना भरने की? साले को हमेशा हवा में उड़ने का बड़ा शौक था ना? यांग त्यानली दबे सुर में बड़बड़ाया। मुझे क्या पता था कि वो साला सच में नीचे गिर जाएगा? मैंने उसे खूंखार नजरों से घूरा और ठंडे लहजे में कहा, सच में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब हम अंदर जाएंगे तो तमीज से माफी मांगना। शायद मेरी इस कड़क आवाज से यांग तियानलेई की फट गई थी। वो चुपचाप भीगी बिल्ली बन गया और फिर कोई जबान नहीं लड़ाई। फिर मैंने उसे घसीटा और सीधे वार्ड के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हाँ की आवाज आते ही मैंने दरवाजा ढकेला और अंदर घुस गया। जियन जियाओ। अरे साला, ये तो अपनी पुरानी जान पहचान वाली निकली। पहले जब मैं जियांग जियांग के साथ घूमता था तो वो मुझे इनकी रईसों वाली पार्टियों में ले जाती थी। एक बार जियंजियाओ के नए क्लब की ओपनिंग पर मेरी इससे मुलाकात हुई थी। वो हमारी पहली मीटिंग थी। भले ही मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ, पर टेंशन अभी भी पूरी थी। आखिर ये जी खानदान था और ये लफड़ा कोई छोटा मोटा नहीं था। क्या ये मैटर इतनी आसानी से रफा दफा हो जाएगा? मुझे तो इस नमूने यांग तियानलेई पर सच में भयंकर गुस्सा आ रहा था। साले ने उसी बंदे से पंगा लिया जिससे पंगा लेने की इसकी औकात नहीं थी, यानी मिस जी। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए मुंह खोला। जी अंजियाओ खिड़की के पास खड़ी थी। आवाज सुनते ही उसने सिर घुमाया और मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई। शेन, तुम यहां कैसे टपक गए? सच में बड़े दिनों बाद दिखे। चलो, फू किंगवांग की इज्जत के नाते देखते हैं क्या करना है। जी अंजियाओ का मूड थोड़ा शांत देखकर मैंने नाप तोल कर बात शुरू की। मिस जी, ये पूरा कांड हमारी तरफ से हुआ है। गलती पूरी हमारी है। आपके खानदान को जो भी हर्जाना चाहिए, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी अंजियाओ मुस्कुराई और मना करते हुए सिर हिलाया। हमारे खानदान का ये इकलौता चिराग है। बचपन से सबने इसे सोने के अंडे की तरह लाड़ प्यार से पाला है। अब इस चोट की वजह से ये बास्केटबॉल टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और आगे कभी खेल पाएगा या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इस सिचुएशन में तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? यांग तियानलेई चाहे जितना बड़ा ढीठ हो, पर वो समझ गया था कि सामने बैठी औरत कोई मामूली चीज नहीं है। चमत्कार देखो साला, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहा और मैं भी इस वक्त चुप रहा। मेरा दिमाग फुल स्पीड में दौड़ रहा था। जी अंजियाओ ने मुझे और यांग तियानलेई को देखा और मजे लेते हुए पूछा, तुम दोनों के बीच क्या चक्कर है? मैं एक सेकंड के लिए अटका, फिर जल्दी से बोला, बस इसे मेरा छोटा भाई ही समझ लीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? पर लगता है ये छोटा भाई तुम्हें अपना बड़ा भाई समझता नहीं है। तुम जरा बाहर जाकर हवा खाओ। मुझे तुम्हारे इस बड़े भाई से कुछ पर्सनल बात करनी है। जी अंजियाओ ने यांग तियानलेई को कड़क आवाज में कहा। यांग तियानलेई तो साला बिना पीछे मुड़े तुरंत बाहर भाग गया, पूरा ठीकरा मेरे सिर पर फोड़कर। अगर मौसी का लफड़ा ना होता तो मैं इस एहसान फरामोश लड़के के चक्कर में एक सेकंड भी नहीं पड़ता। साला ऐन वक्त पर सबसे पहले दुम दबाकर भाग गया। अब उस वार्ड में सिर्फ मैं और जी अंजियाओ बचे थे। जी अंजियाओ सोफे पर बैठ गई और मुंह खोलकर पूछा, वो जियांग जियांग का जो कांड हुआ है, उसका कनेक्शन तुमसे ही है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुंह खोलते ही यांग तियानलेई को छोड़कर सीधे जियांग जियांग का नाम लेगी। फिर मैंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है। अच्छा ऐसा है क्या? जी अंजियाओ ने यह सुना, सिर उठाया और मेरा एक्सरे करने लगी। पर उसे मन ही मन एक बात माननी पड़ी। सामने खड़ा लौंडा सच में कतई हैंडसम था। रही बात हरजाने की, तो हमारे खानदान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पर मैं तुम्हारी इज्जत रखकर तुम्हारे इस छोटे भाई को छोड़ देती हूँ। मेरी तो लॉटरी लग गई, मैं फुल खुश हो गया। मिस जी, क्या आप सच कह रही हैं? आपका सच में बहुत बहुत थैंक यू। आप टेंशन मत लो, फ्यूचर में मैं इसकी ढंग से क्लास लगाऊंगा। जी अंजियाओ धीरे से हंसी, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैं ये सब सिर्फ फू किंगवांग के रसूख की वजह से कर रही हूँ। मेरा दिमाग सन्न रह गया। तो ये सब फू किंगवांग का जलवा था। तभी मैं सोचूं कि जी अंजियाओ के सुर इतनी जल्दी कैसे बदल गए। वरना जी खानदान के खूंखार तेवर देखकर तो साफ था कि मेरा वो बदतमीज छोटा भाई अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता और उसके रिकॉर्ड पर जेल का ठप्पा लग जाता। मैंने सिर नीचे कर लिया। समझ नहीं आ रहा था कि जी अंजियाओ को क्या बोलूं। चिंता मत करो, मेरा कोई घाटा नहीं होने वाला। वैसे भी मेरी आंटी अभी मेन डॉक्टर से मीटिंग कर रही हैं। मौका देखकर अपने इस भाई को लेकर यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना बाद में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मिस जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा।
जियान जियाओ ने मुझे देखकर एक स्माइल दी, मुझे बाहर तक छोड़ा और फिर अपना फोन निकालकर फू किंग हुआंग को मैसेज ठोक दिया। वार्ड से बाहर निकलते ही मैंने देखा यांग तियानलेई दूर कोने में सिर नीचे किए फोन में उंगलियां घिस रहा था। यांग तियानलेई ने सिर उठाया, मेरा सड़ा हुआ चेहरा देखा और च्युइंगम का गुब्बारा फुलाया। क्या हुआ सीन? उसने मजे से पूछा। चले क्या अब? मैंने उसे खूंखार नजरों से घूरा और एक लाइन मारी। मुझे सच में तुम्हारे इस फालतू लफड़े में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इतना बोलकर मैंने उसे भाव भी नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ गया। यांग तियानले कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया, फिर तुरंत मेरे पीछे भागा। धत तेरे की, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? सारा दोष मेरे सिर मढ़ रहे हो क्या? तो तुम पहले ही पतली गली से क्यों नहीं कट लिए? क्या मैंने तुमसे मिन्नतें की थी बीच में कूदने की? मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। उसकी ये आसान फरामोश बातें सुनकर मैंने ताना मारा। अभी तो बड़े टशन दिखा रहे हो। हवा में उड़ लो जितना उड़ना है। बस इसलिए बचे हो क्योंकि तुम अभी माइनर हो और कानून तुम्हें बच्चा समझता है। साफ सा कह रहा हूं, अगर मौसी ने फोन न किया होता तो मैं इस नरक जैसी जगह पर पैर तक नहीं रखता। यांग तियानलेई अच्छे से जानता था कि मैं उसके नखरे नहीं झेलने वाला। हमारी पहली मीटिंग से ही वो मुझसे भयंकर नफरत करता था। अब जब मेरी बातें उसे तीर की तरह चुभीं, तो उसका पारा और हाई हो गया और तुरंत पलटकर बोला, तुम खुद को बहुत बड़ा तोप समझते हो क्या? वो औरत तुम्हें अभी अंदर कैसे ताड़ रही थी? मुझे अच्छे से पता है वो कौन सी नजर थी। यांग तियानलेई ने हंसकर कहा, तुम और तुम्हारी मौसी दोनों एक जैसे हो। बस अपनी इस चिकनी शक्ल के दम पर दूसरों को पटाते फिरते हो। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब इसमें मैं क्या करूं? जब भगवान ने तुम्हारा थोबड़ा ही ऐसा बनाया है, तो दूसरों को क्या दोष देना? मेरे इस वार से उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लिफ्ट आ गई। यांग तियानलेई को वहीं अकड़कर खड़े देख मैंने कहा, तुम चाहे जितना नखरा दिखा लो, पर आज जिस बंदे ने आगे बढ़कर तुम्हारी लंका बचाई है, वो वही इंसान है जिसे तुम घटिया समझते हो। इतना बोलकर मैंने सीधे लिफ्ट का गेट बंद कर दिया। अब जाकर मेरी जान में जान आई। दीवार से पीठ टिकाकर मैंने मन में सोचा, यांग तियानलेई की इस खुन्नस के चक्कर में बीच में पिसने वाली सिर्फ मेरी मौसी ही है। इस दुनिया में मौसी ही मेरी इकलौती सगी बची है। अगर हो सके तो मैं उनके लिए सीन अजीब नहीं करना चाहता। पर इस यांग तियानलेई की फितरत ऐसी है कि जितना इसे झेलोगे, ये उतना ही सिर चढ़ेगा। हॉस्पिटल के मेन गेट पर पहुंचकर मेरी नजर पड़ी कि अंदर आने वाले सब लोग छाता ताने हुए थे। साला पता ही नहीं चला कब बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो गई। उस गीले फर्श को देखकर मुझे अपनी फूटी किस्मत पर तरस आ गया। जब मैं सिर पकड़कर सोच रहा था कि ये साली बारिश कब थमेगी, तभी फोन बजा और मैंने उठाया। असिस्टेंट झाओ की आवाज गूंजी, मिस्टर शेन, क्या आप किसी काम में फंस गए हैं या लेट हो गए हैं? उसने पीछे मुड़कर फू किंग हुआंग की तरफ देखा जो डाइनिंग एरिया में बैठी वेट कर रही थी। मैंने फोन में टाइम देखा। साला अब याद आया कि फू किंग हुआंग के साथ लंच का टाइम हो चुका था। पर मेरा दिमाग तुरंत चला। मैंने असिस्टेंट झाओ से कहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाहता हूँ। मैं अभी बाहर सामान खरीद रहा हूँ तो कुछ जरूरी काम निपटा रहा हूँ। बाद में मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर लूंगा। आप टेंशन मत लो। झाओ किंगवेई ने चैन की सांस ली और बोली, ठीक है मिस्टर शेन, बस वाइस प्रेसिडेंट के साथ वो मीटिंग भूल मत जाना। फू किंग हुआंग को कुछ मिनट पहले ही जियान जियाओ का मैसेज मिला था, पर उसने ज्यादा भाव नहीं दिया। फिर उसके पास मेरा वॉइस नोट पहुंचा, आई एम रियली सॉरी। आज दोपहर अचानक एक लफड़ा हो गया था, इसलिए मुझे आपकी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। इसकी भरपाई के लिए आज रात मैं खुद आपके लिए कड़क डिनर बनाऊंगा, ओके? आपको जो भी चबाना हो बता देना, मैं बना दूंगा। फू किंगहुआंग का मूड जो पहले से थोड़ा उखड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों मेरा वो वॉइस नोट सुनते ही धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसके लाल होंठ धीरे से मुस्कुराए। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही सही। मैं खाने के मामले में ज्यादा नखरे नहीं करती। मैंने ये मैसेज देखा और सुकून की सांस ली। सच कहूं तो मुझे ज्यादा डिशेस बनानी आती भी नहीं थी। शुक्र है फू किंगहुआंग नखरेबाज नहीं थी, वरना साला मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता। फिर मैंने पलटकर मैसेज किया, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके टेस्ट के मुताबिक कड़क खाना बनाने की, ताकि आज रात का डिनर कतई जहर बने। एक पल बाद उसका रिप्लाई आया। इस बार फिर से एक वॉइस नोट था। मैंने एक शांत कोना ढूंढा और प्ले किया। डिनर विनर तो ठीक है, पर मुझे तुम मेरे बगल में ज्यादा चाहिए। साला, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। फू किंगहुआंग की बातें सुनकर मुझे भयंकर वाली शर्म आ गई। अच्छा हुआ फू किंगहुआंग ने आगे कोई मैसेज नहीं किया,
वरना साला मेरा चेहरा लाल टमाटर बन जाता। जैसे ही मैंने चैन की सांस ली, मैंने देखा तो सूट बूट वाले बॉडीगार्ड एक अंधेरे कोने से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इस मोमेंट पर वो पहलवान मेरे पास आए। मिस्टर शेन, हम वो बॉडीगार्ड हैं जिन्हें असिस्टेंट झाओ ने आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाया है। हमने देखा आपके पास छाता नहीं है। क्या हम आपको मीटिंग पॉइंट तक छोड़ दें? मैं वहीं सन्न खड़ा रह गया, थोड़ा चकरा गया। क्या तुम लोग हर वक्त मेरे पीछे जासूसी कर रहे हो? वो बॉडीगार्ड थोड़े झेंप गए। हम फू खानदान के पर्सनल सिक्योरिटी वाले हैं। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, हम आपके सामने नहीं आएंगे। भले ही मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर यह बात भी सच थी कि इस वक्त माहौल थोड़ा नाजुक था। फिर मैंने जवाब दिया, मुझे वाइस प्रेसिडेंट के घर वापस जाना है। तुम लोग पास में कोई सुपरमार्केट ढूंढकर मुझे वहां ड्रॉप कर दो, उतना काफी है। गाड़ी में बैठते ही मुझे याद आया कि मुझे मौसी के मैसेज का रिप्लाई करना है। सामने वाले ने अब कोई खुन्नस नहीं रखी थी, पर यांग तियानली के भेजे में ये बात खुसानी जरूरी थी कि मामला कितना सीरियस था। रोज रोज ऐसा नहीं चल सकता कि मैं उसके फैलाए रायते को साफ करता फिरूं। रही बात हर जाने की, तो बेहतर यही होगा कि मौसी के लौटने का वेट किया जाए। फिर यांग तियानले को खुद वहां जाकर माफी मांगनी होगी। मैसेज भेजते ही मौसी का तुरंत रिप्लाई आया। मैं समझ गई, शेन तुम भी बड़े दिनों से घर खाना खाने नहीं आए। आजकल अपना ख्याल ढंग से रख रहे हो ना? मौसी का ये प्यार भरा मैसेज पढ़कर मेरा दिल थोड़ा भर आया। एंड में मैंने रिप्लाई किया, मेरे एंड पर सब चकाचक है। आप टेंशन मत लो मौसी, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं घर खाना खाने आऊंगा। आज रात फू किंगहुआंग की अचानक एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई। जब उसने असिस्टेंट झाओ से मुझे इन्फॉर्म करने को कहा, तब मैं सुपरमार्केट में सब्जियां खरीद रहा था। असिस्टेंट झाओ का फोन ऐन वक्त पर आया। वाइस प्रेसिडेंट की अचानक एक मीटिंग आ गई है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको बताने को कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगा। वैसे भी इन बड़ी पार्टियों में लोग खाना खाने थोड़े ही जाते हैं। जब वो घर लौटेंगी तो पक्का उनका पेट खराब या मूड ऑन ऑफ होगा। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं उनके लिए कुछ कड़क खाना रेडी रखूं। इतना कहकर मैंने असिस्टेंट झाओ से पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट का टेस्ट किस तरफ झुका हुआ है। झाओ किंगवेई ने थोड़ा सोचा, वाइस प्रेसिडेंट की मां हाइचेंग की है। मैं बस इतना ही हिंट दे सकती हूँ। इसलिए मैंने कुछ रिब्स और मछली खरीदी और सारा सौदा निपटाकर फू किंगहुआंग के विला वापस आ गया। गेट पर जूते बदलते वक्त मेरी नजर पड़ी कि फू किंगहुआंग के स्टाइल की ही एक जोड़ी चप्पल वहां अचानक प्रकट हो गई थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि कोई मेहमान आया है क्या, पर पूरा चक्कर काटने के बाद समझा कि घर में सिर्फ मैं ही अकेला था। बस गेस्ट रूम में मेरे लिए पर्सनल शेविंग किट और सामान रख दिया गया था, जैसे मैं यहां लंबे समय के लिए शिफ्ट होने वाला हूं। फोन थरथराया। मैंने देखा फू किंगहुआंग का मैसेज था। अगर बोर हो रहे हो तो नीचे बेसमेंट वाले सिनेमा रूम में चले जाओ। आज रात मुझे लौटने में काफी लेट हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपके घर लौटने का वेट करूंगा। उसके बाद मैंने घर के ढीले ढाले कपड़े पहने और सीधे किचन में घुसकर सामान रेडी करने लगा। मैंने कतई फुर्ती से काम किया। 1 घंटे से भी कम में सब चकाचक साफ कर दिया, क्योंकि फू किंगहुआंग के आने में अभी काफी टाइम बचा था। तो मैं मजे से पूरे घर का टूर करने लगा। मुझे लगा था कि घर में सिर्फ 2 ही फ्लोर हैं। किसे पता था कि लिफ्ट पकड़कर जैसे ही मैं नीचे गया, वहां एक अलग ही दुनिया खुली हुई थी। अफसोस की बात है कि फू किंगहुआंग इस घर में बहुत कम रहती है। स्टडी रूम के पास से गुजरते हुए मुझे गैलरी के एंड में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का कमरा मिला। सच में उम्मीद नहीं थी कि फू किंगहुआंग को गिटार विटार बजाना भी आता होगा, मैंने मन में कहा। फिर मैं सिनेमा रूम में गया और एक बोरिंग सी फिल्म चालू कर दी। थोड़ी देर देखने के बाद मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं वहीं लुढ़क गया। इसी बीच दूसरी तरफ पार्टी में फू किंगहुआंग बिना कुछ बोले पूरे टाइम फोन में आंखें गड़ाए बैठी थी। उसके बगल वाले बंदे ने उसकी ये हरकत देखी और पूछा, वाइस प्रेसिडेंट, आप पूरी शाम फोन से ही चिपकी रही हैं। क्या कोई बहुत अर्जेंट काम है? क्योंकि फू किंगहुआंग के आगे पीछे कोई मजनू नहीं रहता था, तो किसी ने उस एंगल से सोचा ही नहीं। कोई अर्जेंट काम नहीं है। बस कल रात मैंने एक बड़ा सा पप्पी, यानी कुत्ता उठाया और घर ले आई। पता नहीं वो घर पर बोर हो रहा होगा या नहीं। वहां बैठे साले सब शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूरा सीन समझ गए। फिर किसी ने आगे कहीं और चिल करने का प्लान नहीं बनाया। जब फू किंग हुआंग घर पहुंची तो आधी रात हो चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर 4-5 कड़क डिशेस सजकर तैयार थीं। उसने उन पर नजर दौड़ाई।
और ये देखकर हैरान रह गई कि सब कुछ उसके टेस्ट का था। मैं सिनेमा रूम में लेटा हुआ था कि तभी मुझे ऑर्किड के फूलों जैसी मस्त खुशबू आई। जैसे ही मैंने आंखें खोली, फू किंगहुआंग मेरे ऊपर झुककर मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। प्रेसिडेंट फू, आप आ गई। खाना तो साला पूरा ठंडा हो गया होगा, अब स्वाद नहीं आएगा। फू किंगहुआंग ने मेरा ये नॉर्मल और रिलैक्स स्टाइल देखा और धीरे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं खुद इसे गर्म कर लेती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं आपके लिए कड़क नींबू पानी या सूप बना देता हूँ। उसके बदन से दारू की जो खुशबू आ रही थी, मैंने सूंघते ही ताड़ लिया था। फू किंगवांग ने वैसे आज ज्यादा चढ़ाई नहीं थी, फिर भी हैरान होकर पूछा, इतने पहुंचे हुए खिलाड़ी हो, सिर्फ सूंघकर बता दिया कौन सी दारू है। मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, पुरानी रेड वाइन। फू किंगवांग अचानक मेरे इतने करीब आ गई कि हमारे बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो गई। मैं उसकी गर्म सांसें और उसके बालों की वो मस्त खुशबू फील कर सकता था। पूरा बदन अकड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए और चेहरा लाल टमाटर बन गया। एंड में फू किंगवांग ने मेरा ये पोपट होते देखा, धीरे से हंसी, फिर मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, तो क्या तुम्हें पता है ये कहाँ बनी थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चालाकी से टॉपिक बदलते हुए बोला, पहले पेट पूजा कर लेते हैं प्रेसिडेंट फू। आपने रात से कुछ चबाया नहीं है ना? उसने शक से पूछा, तुम्हें अचानक ये सब डिशेस बनाने का ख्याल कैसे आया? प्रेसिडेंट फू, क्या आपको पसंद नहीं आया? ऑब्वियसली पसंद आया। तुम जो भी कचरा बनाओगे मुझे सब पसंद आएगा। लिविंग रूम में आकर मैंने उसे एडवाइस दी, पहले जाकर नहा लो ताकि फ्रेश फील करो। दिन भर ऑफिस में गधे की तरह काम किया है, थक गई होगी। फू किंगहुआंग ने हाँ में सिर हिलाया। जब वो ऊपर गई, मैंने उस टाइम का यूज करके तुरंत सारा खाना गर्म करने पर चढ़ा दिया। जब फू किंगहुआंग नीचे आई तो मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मैं खाना गर्म करने में फुल बिजी था। फू किंगहुआंग दबे पांव मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसे चुप देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, कोई लफड़ा है क्या? फू किंगहुआंग ने सिर उठाया और पीछे से मेरी कमर में अपनी बाहें डाल दी। साला इतना रोमांटिक स्टाइल देखकर लगा जैसे हम जन्म जन्म के लैला मजनू हो। शैन, तुम्हें और कौन कौन सा खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत सब बना लेता हूँ पर कोई शेफ नहीं हूँ। कॉलेज के दिनों में जब होटलों में पार्ट टाइम मजदूरी करता था तब चुपके से सीख लिया था। पार्ट टाइम? कॉलेज में तुम्हें बार बार मजदूरी करनी पड़ती थी? मैंने धीरे से सिर हिलाया। गांव का पुश्तैनी मकान बिक गया था, पर शहर के बीचों बीच एक अदद फ्लैट खरीदने के लिए पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं। आखिर इंटीरियर और सजावट का खर्चा भी कतई भारी होता है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। मुझे लगा था फू किंग हुआंग मेरे खानदान का एक्सरे करेगी। अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं पूछा, बस झटके से मुझे छोड़ दिया। मैंने भी चैन की सांस ली। एक पल बाद फू किंगहुआंग हाथ में एक मखमली डिब्बा लेकर लौटी। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, मेरे तोते उड़ गए। अंदर एक कड़क मेंस वॉच यानी घड़ी थी। वो उसे मेरी कलाई पर बांधना चाहती थी पर पता नहीं क्यों। दो चार बार उंगलियां फंसाने के बाद भी उससे वो लॉक नहीं हुआ। उसका इरादा भांप कर मैंने कहा, लाओ मुझे दो, मैं खुद ही आसानी से पहन लेता हूँ। मेरा ये स्टाइल एकदम नॉर्मल था। फू किंगहुआंग जैसे मुझ में खो गई। फिर थोड़ा शर्मा कर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। फू किंगहुआंग ने मन में सोचा, कभी कभी सच में बड़ा अजीब होता है। जब हम वो सब करते हैं तब ये शेन बिल्कुल पराया नहीं लगता, बल्कि फुल ऑन बोल्ड हो जाता है। मेरे सामने जरा भी नहीं हिचकिचाता। पर अब इसकी इस छोटी सी नॉर्मल हरकत से मेरी इसके सामने नजरें मिलाने की फट रही है। कड़ाही से खाने की मस्त खुशबू आ रही थी। मैंने थोड़ा सोचकर पूछा कि डाइनिंग टेबल पर खाना है या यहीं कहीं। फू किंग हुआंग का किचन से खिसकने का मूड नहीं था। पहले मुझे चखने दो, मैंने इंटरनेट पर रेसिपी देखी थी। मैंने चम्मच से थोड़ा सा सूप निकाला। शायद उतना अच्छा नहीं बना। प्रेसिडेंट फू, आप टेस्ट करके बताओ। फू किंगवांग ने मुझे घूरा, अपना हाथ बढ़ाकर चम्मच पकड़े हुए मेरे हाथ को थाम लिया और बोली, कतई जहर बना है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है। मैंने पहली बार उसके मुंह से हाइचिंग वाली बोली सुनी थी। उस टोन में एक अलग ही मखमली नशा था, जो सीधे कानों से दिल में उतर जाए और रोंगटे खड़े कर दे। फू किंग हुआंग सच में डाइनिंग रूम में वापस नहीं गई। किचन में खड़े खड़े ही सारा खाना साफ कर गई। साफ दिख रहा था कि उसे मेरे हाथ का खाना कतई पसंद आया था। मेरे दिल में भी फुल ऑन घमंड जाग गया। मेरा नाम ऐसे ही नहीं है, मैं सच में बड़ा टैलेंटेड छोटा शेफ हूं। उसके बाद हम दोनों उंगलियों में उंगलियां फंसाकर सीधे बेडरूम की तरफ बढ़े। कमरे का गेट बंद होने से पहले
मुझे बस फू किंग हुआंग की वो कातिलाना और रोमांटिक नजर दिखी जो मुझे ही ताड़ रही थी। काफी देर बाद फू किंग हुआंग ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया और फिर ऊपर देखा। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा, मेरा हाथ उसके गालों को सहलाने लगा, पर उस लड़की ने आदत के मुताबिक झटके से मेरा हाथ हटा दिया और तुरंत होश में आई। शैन, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में हमारे इस रिश्ते के हिसाब से बेहतर होगा कि सब अपने अपने कमरे में सोएं। पर फू किंग हुआंग का वहां से हिलने का मूड नहीं था और मैं भी कतई थककर चूर हो चुका था। तो मैंने भी ढील दे दी। वो बेबसी से बोली, गलती मेरी ही है, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? सच कहूं तो मेरे अंदर कोई सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं है। भले ही मैं बाहर से बहुत कड़क और लेडी बॉस दिखती हूँ, पर दिल के किसी कोने में मुझे भी किसी के सहारे और प्रोटेक्शन की जरूरत है। भले ही मुझे नहीं पता कि जो बातें तुमने मुझसे कही वो किसी और छोरिया से भी कही हैं या नहीं, पर यह सुनकर मेरा दिल सच में पिघल गया। शायद आज रात का माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था, इसीलिए वो भी थोड़ी नरम पड़ गई थी। मेरा भी कभी कभार ही दिल का हाल सुनाने का मन करता है, तो मैंने मुंह मुंह खोला। प्रेसिडेंट फू, असल में मैंने आपसे एक झूठ बोला था। कैसे कहूं? जियांग जियांग के साथ चक्कर चलाने की वजह यह नहीं थी कि वो एन वक्त पर मेरे सामने आई, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे बर्थडे पर ठीक रात के 12 बजे विश करने वाली वो पहली और इकलौती लड़की थी। सच तो यह है कि मैंने सालों से अपना बर्थडे मनाया ही नहीं था। मैंने अपनी बात खत्म की पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसे खामोश देखकर मैंने आधे मजाक और आधी सीरियस टोन में कहा, बड़ा चूतियापा डिसीजन था ना? मुझे खुद ये कतई बकवास लगता है। इतना कहकर मैंने अपना सिर झुका लिया। उस अंधेरे में फू किंग हुआंग मुझे ताड़ रही थी। उसकी नजरों में मेरे लिए थोड़ा प्यार और थोड़ी हमदर्दी साफ दिख रही थी। अगले दिन सुबह फ्रेश होने के बाद मैं और फू किंग हुआंग एक ही टेबल पर नाश्ता करने बैठे। वो फिर से अपने पुराने लेडी बॉस वाले कड़क मोड में आ चुकी थी। मैंने बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, आज मुझे एक बार घर जाना पड़ेगा, तो आज रात मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। फू किंग हुआंग ने मुझे देखा, तो फिर वापस कब आओगे? मैंने थोड़ा दिमाग चलाया और जवाब दिया, ये रहा मेरा फोन नंबर, जब मन करे फोन खड़का लेना, अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो टपक पड़ूंगा। उसने हाँ में सिर हिलाया कि समझ गई। फिर मुझे सामने रखा नाश्ता खत्म करने का इशारा किया। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मैंने वेजिटेबल सलाद उठाया। उसने पूछा, सुबह सुबह सिर्फ घास फूस चबाते हो क्या? भूख लगने का डर नहीं है? बड़ी मालकिन फू, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ये सब फिटनेस के चक्कर में खाता हूँ और मुझे इसकी आदत भी है। फू किंग हुआंग ने सुना और समझदारी से सिर हिलाया। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा था कि कोई कैब बुक कर लूं, पर उसने अपनी घड़ी देखी, गाड़ी की चाबी उठाई और बोली, चलो साथ ही चलते हैं, रास्ता सेम ही है। वानशिंग ग्रुप का होटल कोई झुग्गी झोपड़ी में तो था नहीं, सब एक ही वीआईपी कमर्शियल इलाके में था। सच में बिल्कुल रास्ते में ही है किंग हुआंग। मुझे लिफ्ट देने के लिए थैंक्स, तुमने मेरी बड़ी हेल्प कर दी। कार में बैठते ही मैंने मन में सोचा, हम दोनों के बीच ज्यादा बकवास नहीं हुई। जब हम होटल के पास पहुंचने ही वाले थे, तब फू किंग हुआंग ने एक सवाल दागा, क्या तुमने कभी नौकरी बदलने का सोचा है? जैसे मेरी कंपनी में मजदूरी करने आ जाओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सोचा तो है, पर इतनी जल्दी कटने का कोई प्लान नहीं है। मैंने इस डिपार्टमेंट मैनेजर की कुर्सी के लिए बहुत लंबे समय तक पापड़ बेले हैं। मेरे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे ये चांस मिलना पक्का है। अभी मैं हार नहीं मानना चाहता। और वैसे भी मेरा भेजा एकदम साफ है। ये दुनिया साली जंगल राज जैसी है। कंपटीशन हर जगह है। अगर मैं इस छोटे से लफड़े की वजह से कंपनी बदल लूंगा, तो उससे कुछ नहीं बदलने वाला। तुम ऑब्वियसली नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें सीधे कंपनी के गेट पर ड्रॉप करूं, है ना? सामने वाले चौराहे पर गाड़ी रोकना ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। मैं यहीं उतर जाता हूँ, गाड़ी जरा संभल कर चलाना। दूरी ना ज्यादा दूर थी ना पास। रास्ते में मजे से एक कप कॉफी खरीदने का टाइम मिल गया। फुकिंगवांग सच में कुछ ज्यादा ही केयरिंग है। सुबह सुबह कॉफी शॉप में हमारी कंपनी और आसपास के ऑफिसों के चमचे भरे पड़े थे। जो मंडली हमेशा मियान के तलवे चाटती थी, उनकी नजरें सीधे मुझसे टकराईं। साले अजीब तरीके से मुस्कुराए और मुझे हाय हेलो किया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। नॉर्मली मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। कभी कभी तो साले मुझ पर तंज भी कसते थे। आज इतने शरीफ कैसे बन गए? जब मैं अपनी सीट पर वापस आया, तब लाम हुक दौड़कर मेरी टेबल पर आया और शक से पूछा, कल क्यों गायब थे तुम? कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी टेंशन में। मैंने मुस्कुराकर बात पलटी, ये रही तुम्हारी ठंडी ठंडी व्हाइट कॉफी। लाम हुक ने उसे पकड़ा, एक चुस्की ली, अपनी भौहें चढ़ाई और बोला, बकवास मत कर, सच सच बता, कल कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम?
अब जाकर मैंने अपनी चैट लिस्ट खोली। लाम हुक साले ने 30 मैसेज ठोक रखे थे। क्योंकि वो अक्सर इंटरनेट के फालतू मीम्स और जोक्स भेजता रहता था, मैंने उसकी चैट को म्यूट कर रखा था। मैं बस थोड़ी सफाई देने ही वाला था कि लाम हुक ने मेरा फोन झपट लिया और टेबल पर पटक दिया। अब फोन मत देख, पहले मेरी बात सुन। क्या तुमने जियांग जियांग का कांड सुना? इंटरनेट पर फुल बवाल मच चुका है। मुझे तो सब पता ही था। आखिर इस लफड़े में मेरी भी तो लंका लगी थी। एंड में मैं बोला, हाँ, मैंने भी घर पर इस कांड के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। लामहुक ने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसका बुढ़ा बाप भी फंस गया है। पुलिस ने उसे जांच के लिए अंदर बुला लिया है। उसके बाद जिन चमचों को उसके बाप ने प्रमोट किया था, उन सबकी भी क्लास लग रही है। पर वो असली मुद्दा नहीं है। असली ट्विस्ट ये है कि मैनेजर थाई और मी यान को भी पुलिस उठा ले गई है। मैनेजर थाई का जियांग जियांग के बाप के साथ तगड़ा कनेक्शन था, ये तो सब जानते हैं। पर किसे पता था कि मी यान भी इस चुतियापे में शामिल थी? ऑब्वियसली, जिन कुछ दिनों में ऑफिस नहीं आया, पीछे से बहुत बड़ा कांड हो चुका था। तुम्हें अंदाजा नहीं है, कल जब मियान और मैनेजर थाई को पुलिस घसीट कर ले जा रही थी, तो उनके थोबड़े देखने लायक थे। अच्छा सुन, आज रात चुपके से खिसकने की सोचना भी मत। हमें इस खुशी में कड़क पार्टी करनी है। अब जाकर मेरे भेजे की बत्ती जली कि अगर मियान इस लफड़े से खुद को साफ नहीं कर पाई, तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मैनेजर की कुर्सी 99% मेरी गोद में आकर गिरेगी। तभी मैं सोचूं कि आज उसकी चमचा मंडली मुझसे इतनी तमीज से क्यों बात कर रही थी। तो ये बात थी। हाँ बिल्कुल, पार्टी तो बनती है। पिछले दिनों सोंगदा ने पास में ही एक नया ढाबा बताया था। आज रात वहीं चलकर पेट पूजा करेंगे। सोंगदा असल में बचपन से मेरा कड़क लंगोटिया यार था। और रही बात लामहुक की, तो वानशिंग में आने के बाद हमारी ऑफिस वाली दोस्ती हुई थी। हम तीनों की खूब जमती थी, इसलिए हम अक्सर ट्रैवल ब्लॉगर्स के भेष में खाने पीने का प्रोग्राम बनाते रहते थे। सोंगदा के फूड रिव्यू वाले अकाउंट पर सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसका नाम ही काफी था। और वो जो भी डिश बताता था, वो कतई जहर होती थी। लेकिन आज रात लाम हुक और मेरा ये पार्टी का प्लान फ्लॉप होने की कगार पर था। जियांग जियांग के बाप का कांड इतना बड़ा था, ऊपर से जियांग जियांग के खुद के गंदे कारनामे लगातार लीक हो रहे थे, जिससे वानशिंग ग्रुप की इज्जत का कचरा हो रहा था। बड़े बॉसों ने सीधे इंटरनल इंक्वायरी बैठा दी। और ऑब्वियसली उन्होंने तुरंत मेरा नाम ढूंढ निकाला। वो लौंडा जिसने सरेआम जियांग जियांग के साथ चक्कर चलाया था, जो इसी कंपनी में काम करता है, और वो भी उसी खूसट मैनेजर थाई के अंडर एडमिन डिपार्टमेंट का मजदूर है। तो बड़े बॉसों ने मुझे क्लास लेने के लिए अंदर बुला लिया। जब मैं खुद साफ सुथरा हूं और कोई गलत काम नहीं किया, तो डरने की घंटा कोई बात नहीं थी। बस लफड़ा ये था कि जैसे ही मुझे अंदर बुलाया गया, ऑफिस के चमन चुतियों ने पीठ पीछे गपशप मारना शुरू कर दिया, जो सुनने में कतई बकवास थी। जैसा मैंने सोचा था, केबिन से बाहर निकलते ही कुछ कलीग्स फुसफुसाने लगे, क्या सीन है बे? सब अंदाजा लगाओ, कल ये शन ऑफिस नहीं आया था, कहीं ये भागने का प्लान तो नहीं बना रहा? जियांग जियांग इसके साथ 3 महीने थी, इसने पक्का उसके लाखों लुटाए होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे लौंडों का एंड हमेशा झंड ही होता है। लाम हुक का पारा कतई हाई रहता है। ये सुनते ही उसने टेबल पर हाथ पटका और झटके से खड़ा हो गया। क्या फालतू बकवास कर रहे हो तुम सब? अगर इतनी औकात है तो सीधे शेन के मुंह पर बोलो ना। पीठ पीछे चुगली करने में क्या अपनी, मतलब, क्या टशन दिखा रहे हो? जो साले सिर्फ मुंह चलाना जानते थे, वो लाम हुक से पंगा लेने जितने बेवकूफ नहीं थे। माहौल गर्म देखकर वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए और फोन पर एक दूसरे को मैसेज भेजकर कानाफूसी करने लगे। लाम हुक गुस्से से पागल था, ऊपर से उसे मेरी टेंशन थी। उसने तुरंत अपनी भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया पर एक कड़क पोस्ट ठोक दी। अंदर बैठे उन 2-4 बॉसों ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। जब उन्होंने मेरे मुंह से पूरी कहानी आदि से अंत तक सुन ली, तो बस तमीज से काम करने की 2-4 नसीहतें देकर छोड़ दिया। जी सर, थैंक यू। जैसे ही मैं केबिन से बाहर आया, कॉरिडोर में जो फुसफुसाहट चल रही थी, वो पलक झपकते ही गायब हो गई। सबके सब ऐसे नाटक करने लगे जैसे काम में फुल बिजी हों। जियांग जियांग और उसके बाप का पत्ता कड़क सबूतों के साथ कट चुका था। मैनेजर थाई भी लपेटे में आ गया था। तो मियान की चमचा मंडली की अब हिम्मत नहीं थी कि मुझसे पंगा ले। अपनी सीट पर बैठते ही लाम हुक तुरंत चिपक गया। क्या हुआ सीन? उन बुड्ढों ने ज्यादा क्लास तो नहीं ली ना तुम्हारी? अरे साला, अंदर मेरा दम ही घुट गया था। उनके बात करने का स्टाइल कतई बोरिंग था। कोई बात नहीं, जो सच्चा होता है उसे डरने की घंटा जरूरत नहीं है। बॉसों को सब पता है।
पर तुम्हें अभी असली ट्विस्ट नहीं मालूम। मैनेजर थाई जियांग खानदान के दलदल में इतना धंस चुका है कि उसका सारा काम सस्पेंड कर दिया गया है और वो पुलिस स्टेशन में सरकारी चाय पी रहा है। और वो मियान भी पहले मैनेजर थाई के दम पर हवा में उड़ती थी, दूसरों का क्रेडिट चुराती थी और कलीग्स को दबाती थी। बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत ठोक दी। अब वो डिपार्टमेंट में भीगी बिल्ली बनी घूम रही है। उसका टशन पूरा फुस हो चुका है। ऑफिस की दुनिया में जो चमचे दूसरों के दम पर हवा में उड़ते हैं, वो ज्यादा लंबा नहीं टिक पाते। ये सब उनके खुद के बोए हुए बकवास बीजों का फल था। कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने सरेआम एक नोटिस निकाला। मैनेजर थाई का डिमोशन कर दिया गया है और साथ ही उसका बोनस भी काट लिया गया है। रही बात जियांग जियांग की, तो उसका रायता इंटरनेट पर और फैल रहा था। ऊपर से उसके घर के क्लेश अलग थे। अब उसकी इतनी औकात नहीं बची थी कि वो कंपनी में आकर मुझसे दोबारा मुंह मारे। मेरे दिल पर जो बहुत बड़ा बोझ था, वो अब पूरी तरह साफ हो चुका था। आखिरकार अब मैं बिना किसी चूतियापे के अपने काम पर फोकस कर सकता था। एक हफ्ते बाद कंपनी ने ऑफिशियली मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया। जैसे ही ये खबर आई, पूरे कमरे में कड़क तालियों की गूंज उठी। जो कलीग्स पहले मुझे देखकर मुंह सिकोड़ते थे, वो भी अब बत्तीसी दिखाकर मुझसे हाथ मिलाने लगे। आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई, प्रमोशन भी और सैलरी भी हाई। अब तो तुम्हें कड़क पार्टी देनी पड़ेगी। सोंगदा ने हंसते हुए ताना मारा। मैंने अपने इन दोनों जिगरी यारों की तरफ देखा। मेरे दिल को सच में भयंकर सुकून मिला। जो भी हुआ, पर मैं लकी था कि ये दोनों हमेशा मेरी लंका बचाने के लिए मेरे साथ खड़े रहे। पार्टी खत्म हुई और मैंने अपना फोन निकालकर सीधे फू किंग हुआंग का नंबर घुमाया। फोन पहली ही घंटी में उठ गया। हो गई तुम्हारी मजदूरी खत्म? बस अभी दोस्तों के साथ खाना खाकर निपटा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं इन फालतू के लफड़ों को सुलझाने में बिजी था, तो मुझे आपको ढंग से थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला। इस पूरे टाइम में अच्छा हुआ कि आपने एंट्री मारकर मेरी डूबती नैया बचा ली। उस दिन क्लब के ड्रामे से लेकर पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट जाओ को मेरी हेल्प के लिए भेजने तक, और कंपनी के सीन पर नजर रखकर पीठ पीछे मेरे सारे कांटे साफ करने के लिए, फुकिंग हुआंग कभी फालतू का ढिंढोरा नहीं पीटती थी। पर जब जब मेरी लंका लगी, उसने हमेशा आगे बढ़कर मेरा तंबू बचाया था। फोन के दूसरी तरफ से एक हल्की सी मुस्कान गूंजी। थैंक यू? किस लिए? मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे थैंक यू बोलो। वो एक सेकंड के लिए रुकी, फिर धीरे से पूछा, क्या आज रात तुम फ्री हो? मैं तुम्हारी कंपनी के ठीक नीचे खड़ी हूं। मेरे दिल में तो जैसे लड्डू फूटने लगे और मैं कतई फुर्ती से कंपनी की लॉबी की तरफ भागा। स्ट्रीट लाइट के नीचे फू किंग हुआंग के लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका वो कड़क लेडी बॉस वाला लुक गायब था और उसकी जगह एक कातिलाना सादगी दिख रही थी। मुझे आते देख उसकी आंखों की गहराइयों में एक हल्की सी स्माइल चमकी। मैं उसके ठीक सामने जाकर रुक गया और उसे सीरियस होकर देखने लगा। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत दिमाग चलाया। पहले मुझे भयंकर डर था। मुझे लगा कि हमारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए मेरी पास आने की फट रही थी। मैं बस एक नॉर्मल दोस्ती रखना चाहता था। पर आपके साथ कुछ टाइम बिताने के बाद मुझे समझ आ गया कि प्यार में नफा नुकसान का हिसाब नहीं लगाया जाता और न ही इसमें औकात देखी जाती है। फूकिंग हुआंग चुपचाप मुझे सुन रही थी। मैं एक आम खानदान से था, बहुत पापड़ बेलकर यहाँ तक पहुंचा था। हर काम खुद के भरोसे करने की आदत थी, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। पर जब से आप मिली हैं, मेरे दिमाग का सारा स्ट्रेस गायब हो गया है। मुझे आपका वो कभी कभार मजे लेना और फ्लर्ट करना पसंद है, और आपका वो स्टाइल भी, जो बाहर से कड़क पर अंदर से कतई सॉफ्ट है। मैंने एक लंबी सांस ली, अपना पूरा जिगर इकट्ठा किया और दिल की बात बोल दी। फू किंग हुआंग, अब मैं आपके साथ सिर्फ फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहता। आने वाले दिनों और सालों में मैं आपके बगल में खड़ा होना चाहता हूँ, हर मुसीबत का मिलकर सामना करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये चांस देने को रेडी हैं? रात की ठंडी हवा धीरे से चली, जिससे उसके बाल उड़ने लगे। फू किंग हुआंग की आंखों की चमक और बढ़ गई। वो एक कदम आगे बढ़ी, बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी हथेली की वो गर्माहट सीधे मेरे दिल तक पहुंची, एकदम कड़क और सॉलिड। मैंने तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनने के लिए बहुत लंबा वेट किया है। पहले तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम्हें पैसों का चक्कर नहीं चाहिए। डर था कि बाद में अलग होना मुश्किल होगा। अब जब तुमने अपना वो पुराना डिसीजन बदल लिया है, तो इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मेरी दौलत का लालच है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बराबरी से मेरे साथ चलना चाहते हो। मैं पूरी मेहनत करूंगी, अच्छे से रहूंगी और अपने तरीके से तुम्हारी लंका डूबने से बचाऊंगी।
मुझे तुम पर कभी कोई शक नहीं था। मुझे तुम्हारी ये खुद के पैरों पर खड़े रहने की फितरत और ये सच्चाई कतई पसंद है। यही वजह है कि मैं धीरे-धीरे तुम्हारे करीब आई। तुम्हें मुझे पटाने के लिए फालतू पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। हमें बस कदम से कदम मिलाकर साथ चलना है, उतना ही काफी है। उसके बाद के दिन कतई सुकून और गर्माहट के साथ कटने लगे। मैं अपनी एडमिन मैनेजर की कुर्सी पर पूरी अकड़ के साथ बैठ गया। बॉसों और कलीग से फुल इज्जत मिलने लगी। लाम हुक मेरा अभी भी वही कड़क पार्टनर बना रहा। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर फू किंग हुआंग के पास पहुंच जाता। वो भी मुझे अपने रईस दोस्तों के सर्कल में ले जाने लगी। वीकेंड पर हम साथ में टहलते, फिल्में देखते और नाइट मार्केट में मटर गश्ती करते। अब वहां रईसों वाली वो बोरिंग पार्टियां और दिखावे का चूतियापा नहीं था। बस हम आम लोगों वाली असली खुशी बची थी। एक शाम को मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, आसमान में डूबते हुए सूरज को देखा। मेरे दिल में अब पूरा कॉन्फिडेंस था। उस सिंपल से सुकून को संभालते हुए मैं अपने आने वाले कल की तरफ बढ़ रहा था जो फुल ऑन ब्राइट था। दिल में अच्छी फीलिंग्स थी, कदम एकदम सॉलिड थे और लाइफ की हर मस्त चीज टाइम पर मिल गई थी।